हेलो हेलो हेलो, आप सभी रामलाल स्कोएमार का बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है थर्मोडायनेमिक्स के लेक्चर नंबर 7 में। थर्मोडायनेमिक्स एंड केटीजी में थोड़ा साथ लेके आपको पढ़ा रहा हूं। केटीजी वाले पार्ट में से मैंने चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, डिग्री ऑफ फ्रीडम, सीपीसीबी, ये सारी चीज मैंने आपको पढ़ाया था। काइनेटिक एनर्जी, इंटरनल एनर्जी इन टर्म्स ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम पढ़ाया था ना बेटा। चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के साथ ही मैंने आपको पढ़ा दिया था। और केमिस्ट्री में भी आप ये सारी चीजें पढ़ते हैं तो इतना अनकंफर्टेबल वाली बात नहीं है। तो आज लेक्चर नंबर 7 में हम क्या पढ़ेंगे? लेक्चर नंबर 7 में सबसे पहले चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, कांस्टेंट प्रेशर, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम पे कुछ सवाल आते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस के बेसिस पे, वो हम पहले सॉल्व करेंगे। कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, सम क्वेश्चंस ऑन ऑल दीज लॉज। उसके बाद हम गैसियस प्रेशर को समझेंगे, गैस कंटेनर पे कितना प्रेशर अप्लाई करता है उसको ड्राइव कैसे करेंगे, काइनेटिक एनर्जी एंड प्रेशर के बीच में रिलेशन को समझेंगे, आरएमएस, एवरेज, मैक्सिमम प्रोबेबल स्पीड, बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को समझेंगे, मीन फ्री पाथ के कंसेप्ट को समझेंगे और पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे, है ना। तो थोड़ा वर्सेटाइल है, बहुत ज्यादा सेक्शन हमें सॉल्व करना है। आज हम कोशिश करेंगे थर्मोडायनेमिक्स और केटीजी वाला पार्ट कंप्लीट हो जाए। ऑलरेडी हमने थर्मोडायनेमिक्स में सारी चीजें कवर कर ली है, इंक्लूडिंग हीट इंजन, रेफ्रिजरेटर और पंप। हीट इंजन, रेफ्रिजरेटर और पंप में मैंने क्लास में आपको 15 से ज्यादा सवाल करा दिए थे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत ही बढ़िया सवाल केमिस्ट्री में भी आपने किया होगा और आप ये करते हैं, सवाल हमेशा ये सॉल्व करते हैं। इसको आप खुद अटेम्प्ट करके इसका जवाब लिखिए प्लीज, खुद सॉल्व करिए सवाल को प्लीज। सवाल एक बार देखिए क्या है। अ गैस इज फिल्ड इन अ वेसल एट 27 डिग्री सेल्सियस। एक वेसल है, टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस का मतलब होता है 300 केल्विन, ऐसा यूनिट में यूज करेंगे। इसमें गैस फिल्डेड है। अब वो टू व्हाट टेम्परेचर शुड बी हीटेड इन ऑर्डर दैट 1/3 ऑफ द गैस मे एस्केप आउट फ्रॉम द वेसल। बहुत ही अलग अलग अप्रोच वाले, कंसेप्ट वाले सवाल आते हैं, उसको अलग तरीके से कैसे सॉल्व करेंगे सारी कुछ सिखाऊंगा। दो गैसेस को मिक्स कर देते तो उनका मिक्सचर का टेम्परेचर क्या होगा। अच्छा, ट्राइटोमिक डायटोमिक गैस टूट जाते हैं मोनोटॉमिक में, तो नेट डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगा। बहुत जबरदस्त सवाल। जैसे तुमसे बोलेगा कि 50% ऑफ गैसियस एटम डिसोसिएट इनटू मोनोटॉमिक गैस, तो देन फाइंड डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ न्यू मिक्सचर ऑफ द गैस। जबरदस्त। सबसे पहले तो ये आप खुद अटेम्प्ट करें। 1/3 ऑफ द गैस मे एस्केप आउट फ्रॉम द वेसल, ऊपर से खुला हुआ है। जब भी ओपन कंटेनर की बात होती है तो आपने पढ़ा हुआ है प्रेशर कांस्टेंट लेते हैं। बहुत जोरदार। अब 1/3 गैस यहां से स्केप कर गया, तो इसके लिए हमने टेम्परेचर कितना बढ़ाया होगा, यह सवाल पूछा जाता है। मैंने इसका सॉल्यूशन कई की किताबों में देखा, मुझे समझ नहीं आया। वो क्या करते हैं, वॉल्यूम पता नहीं कैसे कैलकुलेट करते हैं, शायद आप कैसे कर रहे होंगे पता नहीं, मैं आपको बताता हूं। शायद आप इस तरीके से भी कर रहे होंगे जो मैं बताऊंगा। जब भी इस तरह का सवाल हो, कंटेनर ओपन है, प्रेशर कांस्टेंट, और कंटेनर का जो स्पेस है जिसमें गैस फिल्डेड है वो भी तो वॉल्यूम कांस्टेंट ही। वॉल्यूम क्या होता है? स्पेस ऑक्युपाइड बाय द गैस। अब हम कंटेनर की बात करें तो कंटेनर में जो स्पेस ऑक्युपाई कर सकता है वो तो कांस्टेंट है। सर 1/3 गैस बाहर निकल गया तो गैस की क्वांटिटी बाहर निकली ना। 1/3 बाहर गैस निकल गया तो अंदर गैस कितना बचा? 2/3। तो नंबर ऑफ मोल हो जाएगा 2/3 ऑफ गैस। इनिशियल नंबर ऑफ मोल n है, तो इनिशियल नंबर ऑफ मोल अगर n है तो फाइनल नंबर ऑफ मोल कितना हो जाएगा? तो फाइनल नंबर ऑफ मोल हो जाएगा 1/3 बाहर चला गया तो 2/3 बचेगा। पहले n मोल कितने स्पेस में था? इस भी वॉल्यूम में था। 1/3 बाहर चला गया तो 2/3 मोल जो बचा वो कितने स्पेस में? इसी वॉल्यूम में तो है। तो सिंपल सा आइडियल गैस इक्वेशन लगाएंगे, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, जहां पे पीवी कांस्टेंट है, कंटेनर ओपन है तभी तो एस्केप आउट करेगा, प्रेशर कांस्टेंट मान लेते हैं, और कंटेनर का स्पेस या गैस जो भी हम अंदर ले रहे हैं वो तो वी वॉल्यूम में फिल्डेड है, ये कांस्टेंट हो गया। आर तो गैस कांस्टेंट आप जानते हैं, तो नंबर ऑफ मोल इनटू टेम्परेचर T1 N1 T1 बराबर हो जाएगा सिंपल इनटू T2। बस नंबर ऑफ मोल बताइए, पहले सर n था, टेम्परेचर बताइए 300 था, नंबर ऑफ मोल बताइए फाइनल 2/3 n हो गया, और टेम्परेचर कुछ T2 हो जाएगा, n से n कटेगा, 900/200 450,
टेम्परेचर आ गया 450 केल्विन आंसर। ये रहा आपका सिर्फ 2 लाइन का सॉल्यूशन। इस तरीके से आप अप्रोच करेंगे सवाल को। बताइए जोरदार मजा आया कि नहीं है। नेक्स्ट देखिए, द टेम्परेचर चेंजेस इन द प्रेशर ऑफ द गिवन मास ऑफ अ गैस फिल्ड इन अ कंटेनर एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज 100%। अच्छा, परसेंटेज चेंज इन प्रेशर मतलब डेल्टा पी बाई पी मल्टीप्लाई 100, परसेंटेज चेंज इन प्रेशर हो गया। फॉर गिवन मास ऑफ गैस फिल्ड इन अ कंटेनर एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर आपका कांस्टेंट है, 100% इंक्रीज हो गया। परसेंटेज चेंज इन द प्रेशर ऑफ अ गैस इज 100%। मान लो इनिशियल प्रेशर P था, इनिशियल प्रेशर अगर P है, इनिशियल प्रेशर P नॉट मान लेता हूं, तो फाइनल प्रेशर कितना हो जाएगा सर? 2P नॉट। ये क्या किया हमने, समझने की कोशिश करिए क्या करा। तो सिंपल सा लॉजिक है, अगर आप प्रेशर को 100% इंक्रीज करेंगे तो फाइनल प्रेशर कितना हो जाएगा बताइए। अगर आप प्रेशर को 100% इंक्रीज करते हैं तो ये प्रेशर इज इंक्रीजेस बाई 100%। इनिशियल प्रेशर P नॉट है, 100% बढ़ गया तो 200% हो गया, 200% का मतलब 2P हो गया। कितनी बार ऐसे बता दिया मैंने। कैलकुलेट द परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम, तो परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम पूछा है। स्मॉल चेंज है या लार्ज चेंज? कैन आई अप्लाई एरर एनालिसिस वाला मेथड? नो, दिस इज अ लार्ज चेंज, 100% इज अ लार्ज चेंज। अब ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, ये कुछ नया नहीं पढ़ रहे हैं आप। ये तो मैं कह सकता हूं आइसोथर्मल प्रोसेस का सवाल है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तुम बोलो नहीं नहीं सर बॉयल्स लॉ का सवाल है, एक ही बात है। 2 बार एक ही चीज पढ़ा दो, इससे क्या फर्क पड़ेगा। तो चलिए देखिए, टेम्परेचर कांस्टेंट है तो PV बराबर कांस्टेंट हो जाएगा, तो आप लिखेंगे वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। इनिशियल वॉल्यूम V नॉट तो इनिशियल प्रेशर P नॉट, ऐसे था। फाइनल वॉल्यूम जब लिखेंगे हम तो फाइनल वॉल्यूम हो जाएगा फाइनल प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर है ना वॉल्यूम टेम्परेचर कांस्टेंट से। तो सर ये प्रेशर डबल हो गया सर, 2P नॉट। हाँ 2P नॉट हो गया। 1/P नॉट को क्या कह सकते हैं? 1/P नॉट को कह सकते हैं सर इनिशियल वॉल्यूम। तो फाइनल वॉल्यूम इज नथिंग बट इनिशियल वॉल्यूम का आधा है, दैट्स इट। PV कांस्टेंट है, PV बराबर कांस्टेंट मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट है तो PV कांस्टेंट होगा। अगर प्रेशर को डबल करोगे तो वॉल्यूम आधा होगा। इतना भी करने की जरूरत नहीं थी यार, इतना भी करने की जरूरत नहीं थी। क्या मैंने किया, गधा हूं मैं। प्रेशर डबल तो वॉल्यूम आधा। अब फाइनल वॉल्यूम जो है वो इनिशियल वॉल्यूम का आधा है, मतलब 0.5 टाइम्स हम कह सकते हैं। इसको अगर परसेंटेज में देखना है तो आप कह सकते हैं ये 0.5 मतलब 50%। चीजें होती कितनी हमेशा 100%, अभी कितनी है 50%। कितना डिक्रीज हुआ? डिक्रीजेज बाई 50%। अगर वो 200% हो गया है तो बढ़ा कितना है? 100% बढ़ा। 300% है, 800% अगर अभी है, 800% है तो इंक्रीज कितना हुआ है? अगर 800% हो गया तो 700% इंक्रीज हुआ। अब ये 50% बचा बस, 0.5 V नॉट है, परसेंटेज में चेंज करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे बस, तो डिक्रीजेस बाई 50%। दैट्स इट। गैस इज फिल्ड इन अ वेसल एट अ सर्टेन टेम्परेचर। गैस इज फिल्ड इन अ वेसल एट अ सर्टेन टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है, TP। सर्टेन टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑफ 80 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी। अच्छा प्रेशर दिया हुआ है 80 सेंटीमीटर ऑफ Hg के कॉलम के बराबर जितना प्रेशर होगा उतने ही प्रेशर पे गैस है। बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट होता है, ठीक है। एट द सेम टेम्परेचर मोर गैस इज फिल्ड इन अ वेसल सो दैट मास इंक्रीजेस बाय 60%। सुना, ध्यान से सुनना, एक पर्टिकुलर कंटेनर की बात की, मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट। ऐसा तो नहीं है ना कि उसको कंप्रेस करके आधे वॉल्यूम में ले आया, वॉल्यूम चेंज की बात नहीं की है। फिक्स कंटेनर मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट। गैस इज फिल्ड इन अ वेसल एट अ सर्टेन टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑफ 80 सेंटीमीटर ऑफ Hg। एट द सेम टेम्परेचर मोर गैस इज फिल्ड इन द वेसल, उसी वेसल में ज्यादा गैस फिल किया, सो दैट मास इंक्रीजेस बाय 60%। मतलब 60% मास ज्यादा डाल दिया तो नंबर ऑफ मोल ज्यादा डाल दिया, अमाउंट ऑफ मास ज्यादा हो गया, अमाउंट ऑफ गैस 60% ज्यादा हो गया। तो डिटरमाइन द रिजल्टेंट प्रेशर इन द वेसल। एट द सेम टेम्परेचर मोर गैस इज फिल्ड, मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट। सब जबरदस्त कहानी है यार, ये तो कितना आसान होता है। ये होगा PV बराबर nRT। आप कह रहे हो T कांस्टेंट, R कांस्टेंट,
RT कांस्टेंट और V कांस्टेंट। तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ मोल अमाउंट ऑफ गैस। पहले प्रेशर है आपका 80 सेंटीमीटर ऑफ Hg, तो लिख लीजिए 80 सेंटीमीटर ऑफ Hg। बाद का प्रेशर उसी के टर्म्स में निकालना होगा ऑप्शन पे, बराबर। पहले टेम्परेचर कितना है, नहीं टेम्परेचर तो नंबर ऑफ मोल कितना है n, बाद में नंबर ऑफ मोल क्या हो गया 60% बढ़ गया, इट्स मास इंक्रीजेस बाय 60%। तो पहले जो था नंबर ऑफ मोल उसके करस्पॉन्डिंग मास कुछ रहा होगा, अब 60% मास बढ़ाएगा तो 60% नंबर ऑफ मोल बढ़ेगा, तो 160% हो जाएगा। इसको ऐसे लिखूं या लिखो n प्लस 60% ऑफ n, अल्टीमेटली वही आएगा। अरे भाई फाइनल मोल n प्लस 60% ऑफ n लिखोगे यही तो आएगा। 0 से 0 कैंसिल करो, ये हो गया तुम्हारा 8/5, n से n कैंसिल करो 8/5। यहां देखो 80 सेंटीमीटर ऑफ Hg और 8/5 को सीधा यहां ले आओ, 8/5 इज इक्वल टू P डैश। तो ये हो जाएगा 5 से कैंसिल करोगे तो 1.6 मल्टीप्लाई 8, तो P डैश इतना आ जाएगा 1.6 टाइम्स ऑफ 80 सेंटीमीटर ऑफ Hg, ये 128 के आसपास आ जाएगा। दैट्स इट। कितना इजी है देखिए। टू थर्मली इंसुलेटेड वेसल 1 and 2 आर फिल्डेड विथ एयर टेम्परेचर, दोनों में एयर है, filled with an air at temperature T1 and T2, वॉल्यूम V1 and V2। ये वॉल्यूम V1 टेम्परेचर T1 और दूसरा है वॉल्यूम V2 टेम्परेचर T2। प्रेशर भी दिया हुआ तो एक ही साथ बता देता ना, बकलोल T2 रिस्पेक्टिवली इन द valve joining the two vessels is open, the temperature inside the vessel at the equilibrium will be। पहली बात, दोनों में एयर ही है, दोनों में क्या है एयर ही है। जो मिक्सचर का टेम्परेचर होता है वो मैंने आपको याद करिए थर्मोडायनामिक्स के फर्स्ट लेक्चर या सेकंड लेक्चर में बताया था कि मिक्सचर का जो टेम्परेचर होता है वो ऐसे लिखते हैं N1F1T1 प्लस N2F2T2 बटा N1F1 प्लस N2F2। जब दोनों ही कंटेनर में अलग तरह के गैसेस फिल्ड होंगे, यहां पे दोनों ही कंटेनर में सेम गैस फिल कर दिया, दोनों ही कंटेनर में क्या किया सेम गैस फिल्ड, दोनों में एयर ही तो है। टू थर्मली इंसुलेटेड वेसल 1 and 2 आर फिल्डेड विद एयर, तो एयर का डिग्री ऑफ फ्रीडम पहले में भी है दूसरे में सेम रहेगा। यहां से F2 को F1 को FF फुट कर दो, ये भी F होगा कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा सिंपल N1T1 प्लस N2T2 डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2। दोनों में नंबर ऑफ मोल्स अलग है क्योंकि प्रेशर टेम्परेचर अलग दिया हुआ है। तो सर N1 को कैसे लिखेंगे आइडियल गैस इक्वेशन से, PV बराबर nRT। ओके, तो क्या मैं N1 को लिखूं P1 V1 बटा RT1, यस। तो उससे अच्छा ऐसे लिखो ना N1 T1 को PV बटा R, हाँ तो इसको लिख दो PV बटा R, इस पूरे N1 T1 को लिखो P1 V1 बटा R प्लस दूसरे में लिखो P2 V2 बटा R, ये आ गया। N1 T1 की वैल्यू पुट करी, लेकिन नीचे सिर्फ N1 N2 पुट करना है, तो नीचे तो पूरा आएगा P1 V1 RT1 प्लस P2 V2 RT2। ध्यान से R कैंसिल करो, हटाओ इसको, गोली मारो। उसके बाद ऊपर बचेगा P1 V1 प्लस P2 V2, ऊपर बचेगा बेटा P1 V1 प्लस P2 V2 डिवाइडेड बाई, ध्यान से देखना यहाँ पे T1 T2 को एलसीएम ले लो तो नीचे आएगा T1 इंटू T2, इधर T1 है नीचे लेकिन एलसीएम आपने T1 T2 लिया तो यहाँ पे आ जाएगा T2, तो ये बनेगा तुम्हारा P1 V1 T2, देखो P1 V1 T2 प्लस P2 V2 T1 बटा नीचे T1 T2 यहाँ पे ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब बताइए जवाब कौन सा रहा, डी आपको लगेगा लेकिन वो गलत है, सी आएगा। P1 V1 T2 है, देखो नीचे P1 V1 T2, PV बटा T आता है ना, एलसीएम लेके किया है तो P1 V1 T1 नहीं है, P1 V1 T2 है। समझ में आया, आसान है। तो इस तरह के सवाल करने कहां मुश्किल है बेटा। प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस, आइडियल गैस के अंदर प्रेशर कितना होता है। अब दो ऑप्शन है हमारे पास, इसको ड्राइव करें या हम डायरेक्ट लिख लें। तो डेरिवेशन में हालांकि ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं फिर ड्राइव करूंगा। देखो आइडियल गैस का जो प्रेशर हम लिखते हैं P इज इक्वल टू 1/3 n स्मॉल mv स्क्वायर का एवरेज, मतलब ये RMS स्पीड, इसको डायरेक्ट आप कह सकते हैं। इसको डायरेक्ट आप ऐसे लिख सकते हैं 1/3 n
एम वी आर एम एस का स्क्वायर, वी आर एम एस का स्क्वायर। आर एम एस स्पीड जो ऊपर देखो स्क्वायर किया है, ऊपर एवरेज है, तो स्क्वायर करके एवरेज ले, इसलिए उसको हम आर एम एस स्पीड कहते हैं। आर एम एस वेलोसिटी जीरो। अगर तुमसे गलती से पूछ लेना कि आर एम एस वेलोसिटी बताओ, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, किसी भी तरह के रैंडम मोशन का एवरेज वेलोसिटी जीरो ही होता है। चाहे आप गैसियस मॉलिक्यूल का एवरेज, आरएमएस, किसी भी तरह की वेलोसिटी की बात करें, या एटम कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी की बात करें, नेट वेलोसिटी जीरो, रैंडम मोशन है। हम सारी बातें करते स्पीड। अगर गलती से तुमसे आरएमएस वेलोसिटी पूछ दे, एवरेज वेलोसिटी पूछ दे, सब कुछ जीरो होगा, एवरेज वेलोसिटी भी जीरो होगा, वी एवरेज भी जीरो होगा, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी लिखा हो, एवरेज स्पीड हम निकालते हैं, ठीक है। तो यहां पे ध्यान से देखिए, ये जो n है आपका, वो है नंबर डेंसिटी, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अगर n है और वॉल्यूम v है, तो ये नंबर डेंसिटी है। ये मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल, मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल का मास है और v आपका आरएमएस स्पीड, p है प्रेशर। फिर ये आता कैसे है इतना प्रेशर? हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन से पीवी बराबर एनआरटी पढ़ते हैं, वो सही है, पीवी बराबर एनआरटी सही है, लेकिन एक जो मॉलिक्यूल है जिसका मास है में, उसकी आरएमएस स्पीड भी है, वो जब चल रहा है कंटेनर पे जाकर धक्का मारेगा तो भी तो प्रेशर लगाएगा। जितना प्रेशर गैस पे है वो प्रेशर की वैल्यू इतनी होती है। इसको ड्राइव कैसे करते हैं? देखो, बहुत सारे मान लो मॉलिक्यूल्स हैं, यहां पे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स है, एक मॉलिक्यूल लिया मैंने, अब उसकी प्रोबेबिलिटी किधर है जाने की? चलो हो सकता है ऊपर भी जा रहा हो, 3 डायमेंशनल स्पेस में जा रहा होगा, मैं उसका सिर्फ एक्स एक्सिस वाली वेलोसिटी अभी कंसीडर करता हूं। तो एक्स एक्सिस की वेलोसिटी से गया, और आपने बोला था काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में कोलिजन इलास्टिक होता है, तो जितने स्पीड से जाएगा उतनी स्पीड से ये कोलाइड होकर रिबाउंड हो जाएगा, इलास्टिक कोलिजन है। तो चेंज इन मोमेंटम एक मॉलिक्यूल का कितना होगा? चेंज इन मोमेंटम, देखो बेटा 5 मिनट लगेगा, तुम डेरिवेशन याद मत रखना, लेकिन एक बार फील ले लो। चेंज इन मोमेंटम कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 2mv(x), क्योंकि मॉलिक्यूल की प्रोबेबिलिटी जो है वहां चलने की, जरूरी नहीं कि पूरा का पूरा x में हो, वो XYZ में चल रहा होगा, तो उसका x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी लिया है, क्योंकि कंटेनर तो ये वाला पोर्शन लिया है मैंने बस, ठीक है। अच्छा, ऐसे ऐसे एक ही मॉलिक्यूल होंगे कि बहुत सारे होंगे? बहुत सारे होंगे। तो टोटल मॉलिक्यूल को हम कैसे लिखें? तो यहां पे छोटे से क्रॉस सेक्शन एरिया में, छोटे से टाइम में जितना जाके टकराएगा, छोटे से मतलब एक ही एटम तो नहीं जाके टकराएगा, बहुत सारे एटम जाके टकराएंगे, बहुत सारे एटम जाके टकराएंगे। तो एकदम डीएल विड्थ और एक क्रॉस सेक्शन के एरिया में टोटल कितने एटम आएंगे निकाल लेते हैं। तो चेंज इन मोमेंटम ड्यू टू 1 एटम लिखा था ये चेंज इन मोमेंटम ड्यू टू n एटम। तो यहां पे क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया आपका A, और छोटा सा स्मॉल लेंथ ले लिया मैंने dl। तो ये छोटा सा एरिया इंटू छोटा सा dl ले लिया, तो इसमें कितने एटम आ जाएंगे? इसमें कितने एटम आ जाएंगे? तो देखिए 2mvx ये हो गया, A इंटू dl हो गया आपका छोटा सा वॉल्यूम, और पर यूनिट वॉल्यूम जो नंबर है वो है स्मॉल n, तो आप लिख सकते हो n इंटू टोटल वॉल्यूम। ये इस वॉल्यूम में टोटल नंबर हो गए जो टकराए होंगे। बट भाई साहब यहां वाला आइटम थोड़ी टकराएगा, यहां वाला आइटम थोड़ी नहीं टकराएगा, यहां वाला आइटम थोड़ी नहीं टकराएगा। इस फेज पे जितने एटम होंगे, तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया पूरा ले लिया मैंने, यहां से आता पूरा क्रॉस सेक्शन एरिया ले लिया मैंने A, एकदम छोटे से डीएल मोटाई में कितने होंगे? तो टोटल वॉल्यूम कितना हो गया? A इंटू डीएल, एरिया A विड्थ डीएल, तो टोटल वॉल्यूम हो गया A इंटू डीएल। अब इस वॉल्यूम में कितने एटम होंगे? तो एक यूनिट वॉल्यूम में इतने एटम है, तो इस वॉल्यूम में कितने होंगे? एक नंबर ऑफ एटम पर यूनिट वॉल्यूम इंटू वो वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दिया, बहुत इजी। यह आ गया टोटल चेंज इन मोमेंटम ऑफ n एटम इन दिस वॉल्यूम। अब चेंज इन मोमेंटम बटा टोटल टाइम क्या होता है सर? फोर्स, और फोर्स को एरिया से डिवाइड कर दे तो प्रेशर। तो देखो प्रेशर हो जाएगा छोटे से एरिया में
छोटे से लेंथ में जो छोटा वॉल्यूम बना उसमें बहुत कम मॉलिक्यूल आएंगे, उससे छोटा चेंज इन मोमेंटम इतना है, तो चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम इस फोर्स और एरिया से डिवाइड कर देंगे तो यही प्रेशर हो जाएगा। तो इसको करो 2mvx a dl n बटा a इंटू डी टी। सबसे पहले a से a कटेगा और dl बाई डी टी आपका v हो गया, तो 2mvx ये रहा और एक vx ये रहा, vx का स्क्वायर इंटू a, ये आ गया, ये आ गया आपका प्रेशर। सर प्रेशर तो कहीं भी मैच नहीं कर रहा, रुको तो सही। एक बात बताओ, इस एटम में यहां पे जितने भी एटम्स आपने एज्यूम किए हैं छोटे से विड्थ में ए एरिया और छोटे से डीएल विड्थ में जो छोटा वॉल्यूम बना है उसके एक्स की वेलोसिटी आपने ली है, लेकिन एक्स की वेलोसिटी सारे एटम की इधर ही होगी उस इंस्टेंट पे, जरूरी नहीं है। छोटे से dt टाइम में जब टकराया तो सारे एटम की वेलोसिटी एक ही डायरेक्शन में होगी क्या? जरूरी तो नहीं है, तो ऊपर भी हो सकती नहीं, मुझे एक्स एक्सिस में ही कंसीडर करना है। तो एक्स एक्सिस आगे भी हो सकती है और पीछे भी हो सकती है और इसकी इक्वल प्रोबेबिलिटी है। dt टाइम में जब कुछ एटम आगे जा रहे टकराएंगे, कुछ एटम पीछे जा रहे होंगे उस इंस्टेंट पे, तो जब हम एवरेज लेते हैं तो एक हाफ का फैक्टर यहां पे मल्टीप्लाई कर देते हैं एवरेज लगाने के लिए। लेकिन हर एटम की जो वेलोसिटी वो सिर्फ एक्स में ही तो नहीं है, हमें तो उसकी नेट वेलोसिटी के टर्म्स में लिखना पड़ेगा। तो हम इक्वल प्रोबेबिलिटी मान लेते हैं हर डायरेक्शन में, आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी मानते हैं। आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी की वजह से इक्वल प्रोबेबिलिटी है वेलोसिटी की सारे डायरेक्शन में, मतलब जो vx स्क्वायर होगा वो vy स्क्वायर होगा, वो vz स्क्वायर होगा। जो एवरेज लेंगे हम, एवरेज आउट किया ना तभी यहां पे हाफ लगाया, या आधा मॉलिक्यूल आगे आधा मॉलिक्यूल पीछे, ये तीनों बराबर होगा। अब इन तीनों का एवरेज नेट वेलोसिटी से कैसे निकालेंगे? तो नेट वेलोसिटी से निकालेंगे बेटा x की वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस y की वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस z की वेलोसिटी का स्क्वायर बटा 3। हमें आरएमएस चाहिए, तो ध्यान से देखिए, ये वाली जो टर्म है प्लस लिखा है ना, ये प्लस है, सॉरी ये प्लस है, ये प्लस, ये प्लस है, तो vx स्क्वायर क्या आ जाएगा? सर vx स्क्वायर हो जाएगा vx का होल स्क्वायर प्लस vy का स्क्वायर प्लस vz का होल स्क्वायर। क्या हम इसको नेट वेलोसिटी का स्क्वायर नहीं कह सकते? बाई 3 नेट वेलोसिटी का स्क्वायर नहीं कह सकते? बिल्कुल कह सकते। देखिए मैं यहां पे प्रूफ कर देता हूं। नेट वेलोसिटी क्या हो जाएगा? वेलोसिटी की अगर बात कर रहे हैं तो vx का स्क्वायर प्लस vy का स्क्वायर प्लस vz का स्क्वायर, इसको इधर ले आओगे तो v स्क्वायर आ गया, तो vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर प्लस vz स्क्वायर बाई 3, ये तो हमने एवरेज निकाला। तीनों में डायरेक्शन में जाने की इक्वल प्रोबेबिलिटी है। तो यहां पे बेटा पहले जब ये रखोगे तो दो चीजें आपको इसमें पुट करनी है, ध्यान से देखिए। सबसे पहली बात, ये हाफ आपने एवरेज आउट किया है, आधे मॉलिक्यूल आगे आधे मॉलिक्यूल पीछे उस इंस्टेंट पे, तो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और vx का होल स्क्वायर देखो, vx का होल स्क्वायर का एवरेज एक्स एक्सिस के अलोंग जो नेट वेलोसिटी है उसका एवरेज आउट आया है नेट एवरेज वेलोसिटी का होल स्क्वायर बाई 3, एवरेज वेलोसिटी का स्क्वायर बाई 3। समझ में आया कि नहीं है? तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? P इज इक्वल टू हो जाएगा, पहले तो 2 कट गया था, तो एन एम वी एक्स स्क्वायर का एवरेज, इसको लिख सकते हैं आप एन एम वी स्क्वायर का एवरेज बटा 3 आ गया। यही निकाला था क्या मैंने? यही लिखा था, देखिए 1/3 एन एम वी स्क्वायर का एवरेज, एन एम 1/3 एन एम ना, 1/3 एन एम वी स्क्वायर का एवरेज, 1/3 एन एम वी स्क्वायर का एवरेज। ये प्रेशर है, याद रखिए, ये आपका आ गया प्रेशर। बहुत सारे इस पे सवाल पूछे जाते हैं। प्रेशर ये आपका नंबर डेंसिटी, टोटल नंबर पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर डेंसिटी, नंबर ऑफ मोल नहीं बेटा, नंबर डेंसिटी, इच मॉलिक्यूल, मास ऑफ इच मॉलिक्यूल, मास ऑफ इच मॉलिक्यूल, और ये आ गया तुम्हारा वी स्क्वायर का एवरेज, आरएमएस स्पीड का स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं है? ये प्रेशर आ गया, वी स्क्वायर लिखा है ना, इसको स्क्वायर को उधर ले जाऊंगा तो स्क्वायर का एवरेज निकाला है और रूट लगा दूंगा इस पे, अगर मैं रूट लगा दूंगा तो ये आ जाएगा आरएमएस। आरएमएस स्पीड का स्क्वायर है। अभी कंफ्यूज नहीं होना, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, सुनिए सुनिए बता दो। ये क्या है? तो एक वेलोसिटी का एवरेज और दूसरे वेलोसिटी का एवरेज, दोनों वेलोसिटी का स्क्वायर का एवरेज है, ये स्क्वायर का एवरेज है। देखो यहाँ पे डेरिवेशन में देख लो ना, यहाँ पे देखो, एक वेलोसिटी वीएक्स का अलोंग ये था, तो एवरेज वेलोसिटी वीएक्स के अलोंग, एवरेज वेलोसिटी वीएक्स के अलोंग, एंड डीएल बाई डीटी एक्स एक्सिस में जाके कोलाइड किया है, मैंने वही कंसीडर किया था एक्स एक्सिस वाला, वाई में भी होगा जेड में भी होगा, तो एवरेज आउट निकाल के निकाला तो है कि वीएक्स बराबर नेट स्पीड का होल स्क्वायर बटा स्पीड के होल स्क्वायर का एवरेज बटा 3।
तो Vx का एवरेज है और यहां पे भी आ जाएगा Vx का एवरेज, तो Vx इंटू Vx इसका स्क्वायर आ गया। क्या आ गया? V स्क्वायर का एवरेज। ठीक है, V स्क्वायर का एवरेज है। दिस इज नथिंग बट अ V स्क्वायर का एवरेज। बस रूट मीन स्क्वायर अभी मत बोलो। ये है तुम्हारा स्पीड के स्क्वायर का एवरेज, स्पीड के स्क्वायर का एवरेज है। बस अब इतना रहने दो, तुम इतना रहने दो। अब अगर मैं दोनों तरफ रूट लगा दूं, तो रूट लगाने से पहले 3 को उधर ले जाते, कोई बात नहीं। तो ये हो जाएगा बेटा 3p बटा nm इज इक्वल टू V स्क्वायर का एवरेज। अभी बस उधर ले, अब दोनों तरफ मैं रूट लगा देता हूं। तो बेटा RMS का मतलब क्या होता है? रूट मीन स्क्वायर। इसको समझो क्या है, उल्टा पढ़ते हैं। एसी में मैं समझाऊंगा, इसको उल्टा पढ़ते हैं। पहले हम स्क्वायर किया, जिस चीज का भी आपको RMS निकालना, पहले उसका स्क्वायर करते हैं। तो देखिए पहले इसका स्क्वायर किया V स्क्वायर, फिर उसका मीन ले लेते हैं। देखिए उसका फिर से क्या ले लिया मैंने? मीन ले लिया, और फिर उसमें हम लगा देते हैं रूट। तो इसी को कहते हैं हम RMS स्पीड। तो इस पूरे को हम लिख सकते हैं VRMS। वेलोसिटी के स्क्वायर पे रूट लगा दोगे तो वेलोसिटी आ जाएगा ना। तो देखो RMS आ गया, स्क्वायर भी है और रूट भी है, इसलिए हम इसको बोलते हैं कि पहले हमने किया उसका स्क्वायर। सर स्क्वायर करने की क्या जरूरत है? तो हमें स्पीड देखना है। वेलोसिटी तो कैंसिल ही हो जाती है, नेट वेलोसिटी तो 0 ही होता है। तो कोई आगे भी जा सकता है, कोई पीछे भी जा सकता है। हाँ, तो हम क्या करते हैं, उसका स्क्वायर कर देते हैं ताकि आगे और पीछे निगेटिव जो है वो प्लस हो जाए। तो पहले हमने स्क्वायर किया, फिर उसका मीन ले लिया, उसका एवरेज आउट कर लिया, स्क्वायर करके फिर उसका मीन ले लिया, और फिर उस पर रूट लगा दिया। इसी को कहते हैं रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। अगर तुम्हें वेलोसिटी दे दी है, मान लो 4 एटम दिए, 4 एटम की वेलोसिटी दे दी। मैं एक सवाल है यहाँ पे, मैं करके दिखाता हूं तुम्हें। थोड़ा ढूंढना पड़ेगा, सवाल में लेके आया हूं, वो सवाल पूछा जाता है इसीलिए। प्लीज मिल जा, प्लीज प्लीज प्लीज। मिल गया। कंफ्यूजन की कोई बात ही नहीं, हर चीज को डिटेल में समझा देंगे अपन आपको। देखिए ये सवाल है, 4 मॉलिक्यूल ऑफ गैस ऑफ स्पीड 1, 2, 3 एंड 4, देन वैल्यू ऑफ द RMS स्पीड। कैसे निकालेंगे RMS? तो याद रखिए RMS का मतलब होता है पहले उसका करेंगे स्क्वायर सबका, फिर करेंगे मीन, फिर लगा देंगे रूट। पहले करेंगे सबका स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। पहले उसको सबका स्क्वायर कर देंगे, फिर उसका मीन लेंगे। तो एवरेज कैसे निकालते हैं? सबको ऐड करके, जितने ऐड किए वेलोसिटी उससे उसके नंबर से डिवाइड कर देते हैं। तो इसका एवरेज क्या होगा? 1 + 4 + 9 + 16 बटा 1, 2, 3, 4 से डिवाइड। ये इसका एवरेज आ गया। अब चूंकि स्क्वायर करके हमने एवरेज निकाला है, लेकिन हमें चाहिए स्पीड, तो हम रूट लगा देंगे। स्क्वायर कर दो फिर रूट लगा दो, तो डायमेंशनली तो वही चीज आ जाएगा ना। जैसे लेंथ में स्क्वायर किया तो पहले स्क्वायर फिर रूट लगा दिया तो लेंथ ही आएगा। उसी तरीके से हम इसको पहले स्क्वायर कर दिए, 1, 2, 3, 4 को स्क्वायर कर दिया। इससे क्या होता है कि मान लो एक की वेलोसिटी 1 है और दूसरे की स्पीड मैंने 2 लिखी, लेकिन उसकी वेलोसिटी क्या पता -2 रही होगी। तो इसलिए हम सबका स्क्वायर कर देते हैं, फिर स्क्वायर करके मीन निकाल लेते हैं, फिर रूट लगा देते हैं। तो बताओ ये कितना हो जाएगा? 16, 9, 25, 4, 29, 10, 30 आ रहा, रूट 30/2 आ रहा, रूट 30/2। ये क्या दिया है, ये क्या दिया है? ऐसे कर लो, रूट के अंदर ही 4 है तो रूट 30/4 आ रहा। रूट 30/4 को हम कह सकते हैं 15/2, रूट 15/2। ये आंसर आ गया। डी इज योर करेक्ट आंसर। समझ आया? ये आपका RMS स्पीड आ गया। RMS स्क्वायर मीन रूट, बस याद रखिएगा, स्क्वायर मीन रूट। ठीक है, चलिए इस पे कई सारे अब सवाल पूछे जाते हैं। कैसे सवाल पूछे जाते हैं? देखिए, इफ द मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस इज डबल्ड, मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल ऑफ द गैस इज डबल्ड। डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूले पे आज तक के इतिहास में सवाल आया है। आपको ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं होती बेटा। P = 1/3 NmV स्क्वायर का एवरेज, V स्क्वायर का एवरेज, स्क्वायर किया फिर इसका एवरेज। If the mass of each molecule of a gas is doubled, mass of each molecule of a gas is doubled, इसको कर दिया 2 times, and the speed is halved, speed को कर दिया आधा, स्पीड को कर दिया आधा। ये 1/3 n तो कांस्टेंट ही रहेगा,
ये हो गया 2m और स्पीड हो गया तुम्हारा v/2 का होल स्क्वायर, तो ये हो गया आधा। तो फाइनल प्रेशर इनिशियल प्रेशर का आधा हो गया। ये तुम्हारा फाइनल प्रेशर लिखा मैंने, मास को डबल कर दिया और स्पीड में बटा 2 कर दिया, तो नीचे आ जाएगा 2 का होल स्क्वायर 4 और 2 तो आधा बचेगा। तो इनिशियल रेशियो ऑफ इनिशियल एंड फाइनल प्रेशर, इनिशियल प्रेशर तो एज इट इज मान लो ये एक्सप्रेशन है, इनिशियल प्रेशर लिख देता हूँ 1/3 NmV स्क्वायर का एवरेज, एंड फाइनल प्रेशर लिख देता हूँ। फाइनल प्रेशर क्या आएगा, तो फाइनल प्रेशर आ रहा 1/3 N2/4 इंटू वी का होल स्क्वायर। तो ये कटा ये कटा ये कटा ये कटा कटा सब कटा, 1/2 2 ऊपर चला जाएगा 2:1। फाइनल प्रेशर आधा हो गया था तो 2:1 आंसर आ गया। कितना आसान है। काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर, ये जो प्रेशर अप्लाई हो रहा था, जाके प्रेशर धक्का मार रहा था, ये रोटेशनल मोशन की वजह से नहीं आया, ये सिर्फ ट्रांसलेशनल मोशन की वजह से है। तो काइनेटिक इंटरप्रिटेशन में हम मॉलिक्यूल का सिर्फ रोटेशनल ट्रांसलेशनल मोशन कंसीडर करते हैं। तो उसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी, तो प्रेशर कितना है, तो प्रेशर एक्सर्टेड बाय आइडियल गैस इज गिवन बाय, आइडियल गैस कंटेनर पे जो प्रेशर लगाएगा, कंटेनर आइडियल गैस पे जो प्रेशर लगाएगा वो है P इज इक्वल टू 1/3 NmV स्क्वायर का एवरेज। दोनों तरफ मैं V से मल्टीप्लाई कर देता हूं, या ये भी लिखने की क्या जरूरत है, क्यों मल्टीप्लाई करूं। एक बात बताओ, अगर तुम जानते हो तो एक बात बताओ, N क्या है सर, N इज नंबर डेंसिटी, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बटा वॉल्यूम। तो लिख दो स्मॉल n को N/V, ये जो जानते हो तो लिखो P इज इक्वल टू 1/3, इस n को लिख सकते हैं कैपिटल N/V MV स्क्वायर एवरेज। V को यहां ले जाओ तो ये हो गया PV इज इक्वल टू 1/3 NmV स्क्वायर का एवरेज। ठीक है, अगर मैं काइनेटिक एनर्जी निकालना चाहूं तो एक एटम की काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी, सिर्फ एक एटम की काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 एटम, यहां लिख देता हूं, चलो काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 एटम, एक एटम की, तो आएगी हाफ MV स्क्वायर का एवरेज, एक एटम की काइनेटिक एनर्जी। तो टोटल अगर मैं 1 मोल की बात करूं, फॉर 1 मोल K ऑफ 1 मोल, 1 मोल में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे, कैपिटल N क्या है, टोटल नंबर ऑफ एटम, टोटल नंबर ऑफ एटम, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल लिख लो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बटा टोटल वॉल्यूम, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, या एक मॉलिक्यूल लिखो, सॉरी एक मॉलिक्यूल। तो अगर मैं बात करूं 1 मोल, तो 1 मोल में ये हो जाएगा एवोगाड्रो नंबर के बराबर, टोटल नंबर ऑफ, वो 1 मोल में टोटल मॉलिक्यूल कितने होते हैं, Na इंटू स्मॉल m, एक मॉलिक्यूल का मास m और टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से मल्टीप्लाई कर दोगे तो मॉलिक्यूलर वेट आ जाएगा। तो ये मॉलिक्यूलर वेट आ जाएगा, तो ये लिखोगे PV इज इक्वल टू 1/3 मॉलिक्यूलर वेट कैपिटल M V स्क्वायर का एवरेज, ये आ जाएगा। अब यहां पे 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देते तो ये क्या हो जाएगा सर, ये एवरेज काइनेटिक एनर्जी हो गई टोटल 1 मोल की, ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल आ गया। तो यहां पे इस पूरे को लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल, 1 मोल काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल, पूरा का पूरा 1 मोल की जो काइनेटिक एनर्जी आएगी वो E बराबर, देखिए बेटा यहां पे 2 है, नीचे 3 है, तो 3 ऊपर 2 को नीचे ले जा सकते हैं। तो देखो ना, ये तो काइनेटिक एनर्जी लिख दिया मैंने, मॉलिक्यूलर वेट है तो 1 मोल की काइनेटिक एनर्जी आ गई। ये आपका 2 जो है यहाँ पे ऊपर में है, ये नीचे चला जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा, तो आ जाएगा 3/2 इंटू PV, ये आ गया। और 1 मोल की अगर बात की है तो PV इज इक्वल टू होता है nRT, PV इज इक्वल टू होता है nRT। अगर 1 मोल की बात की, 1 मोल, फॉर 1 मोल, तो 1 मोल के लिए अपन PV को क्या लिख सकते हैं, RT लिख सकते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल, 1 मोल E बराबर क्या आ जाएगा, 3/2 RT। अब याद करो थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाते हुए क्या मैंने आपको बताया था कि काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है, देखिए आ गया। एंड ठीक है,
प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है, हाँ होता है। तो देखिए प्रोपोर्शनल टेम्परेचर आ गया, याद करिए एग्जैक्टली वही वाला फॉर्मूला है 3/2 F/2 RT। सर F/2 में यहाँ पे 3 लिया है सिर्फ आपने, हाँ क्योंकि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में जो प्रेशर हमने निकाला है वो प्रेशर सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेशनल मोशन एज्यूम करके निकाला है, इसमें रोटेशनल मोशन हमने कंसीडर नहीं किया, इसलिए डिग्री ऑफ फ्रीडम की जगह पे यहाँ पे आ गया आपका 3। याद करिए ऐसे निकाला था आपने F/2 RT, F/2 RT। यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम रख देते हैं, टोटल काइनेटिक एनर्जी आ जाता है, वो टोटल काइनेटिक एनर्जी इंटरनल एनर्जी है। समझ में आया कि नहीं है? तो यहाँ पे दो रिलेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक तो ये E = 3/2 PV। यहाँ पे एक चीज और लिखते हैं, जो टोटल एनर्जी आया है 1 मोल का 3/2 PV वॉल्यूम के नीचे ले जाते हैं, तो ये होता है एनर्जी अपॉन वॉल्यूम इज एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी, तो कई बार एनर्जी डेंसिटी को सिंपल तुमसे ऐसे ई से लिख देगा, ऐसे लिखा होगा ऐसे ही, लेकिन ये कैपिटल E/V है, इसको छोटा सा टेढ़ा ई से मैंने लिखा है समझने के लिए, ऐसे। ये एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू 3/2। अब कई बार तुमसे पूछेगा कि बताओ अगर नंबर ऑफ मोल मैंने डबल कर दिया, और काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रखा, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम आ गई, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, काइनेटिक एनर्जी टोटल 1 मॉलिक्यूल का कांस्टेंट है, तो बताइए प्रेशर क्या हो जाएगा? वही हो जाएगा, क्योंकि 1 मोल का जो काइनेटिक एनर्जी आएगा, मोल डबल करोगे तो काइनेटिक एनर्जी डबल आएगा, लेकिन 1 मोल की काइनेटिक एनर्जी अगर कांस्टेंट है तो प्रेशर कांस्टेंट रहेगी। सुनना ढंग से मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि नंबर ऑफ मोल आपने डबल किया, ठीक है, कीपिंग काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल इज कांस्टेंट। 1 मोल की काइनेटिक एनर्जी है, एनर्जी डेंसिटी आ गया। अब तो ये एनर्जी डेंसिटी ड्यू टू 1 मोल, 1 मोल की एनर्जी डेंसिटी है, प्रेशर क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। तो ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। E = 3/2 PV। A jar has a mixture of hydrogen and oxygen gases in the ratio of 1:5. The ratio of mean kinetic energy of hydrogen and oxygen molecule is। jar has mixture of hydrogen and oxygen, तो दोनों सेम ही नेचर का गैस हो गया। जार हैज अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस इन द रेशियो, ये उनका नंबर ऑफ मोल का रेशियो हो गया। द रेशियो ऑफ मीन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, तो 1 मोल के लिए हमने निकाला था, ये कहां गया? 1 मोल के लिए हमने निकाला था, n मोल के लिए निकालेंगे तो n से मल्टीप्लाई कर देंगे इसके, तो ये डायरेक्टली 1:5 की रेशियो नहीं रहेगा, जो गैस का नेचर तो दोनों का सेम ही है। सही है, कोई खास बात नहीं है। मीन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द डायटोमिक मॉलिक्यूल एट अ टेम्परेचर T। सुनना अच्छे से, यहां से अब आगे वो डिस्कशन होता है, वो डिग्री ऑफ फ्रीडम CP/CV वाला प्रेशर के आगे की, अगर हम सिर्फ प्रेशर में ट्रांसलेशन अज्यूम करते तो ये आ गया, अगर रोटेशन अज्यूम करेंगे तो क्या होगा, तो मैंने आपको समझा दिया, डिग्री ऑफ फ्रीडम बाई 2 RT, ये मैंने आपको पढ़ा दिया। समझ में आया कि नहीं है? अब यहां से तुम सवाल पढ़ो अच्छे से। मीन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहा, ये तुमसे बात ही नहीं कर रहा कि मीन एनर्जी क्या होगा, मीन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, ये कह रहा है मीन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ डायटोमिक। तो डायटोमिक का रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है? 2, तो यहां पे रखेंगे आप 2/2 RT, सॉरी KBT हो जाएगा, सॉरी KBT, KT, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट KB आया था ना, फिर n मोल के लिए निकाला था, तो ये हो जाएगा आपका सिंपल KT। देखो डिग्री ऑफ फ्रीडम F/2 KT, तो यहां पे वो नंबर ऑफ मोल से मल्टीप्लाई करते, इसकी कोई खास बात नहीं, एवरेज है, मीन बोला है, मीन, तो नंबर ऑफ मोल से क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे, क्योंकि एवरेज निकालना आपको। तो यहां पे बस ये समझने की कोशिश करिए कि रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम मोनोटोमिक का कितना होता है? 2 होता है, तो सिर्फ आपको रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी निकालना, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम यहां पे रोटेशनल वाला रखेंगे, और मोनोटोमिक डायटोमिक का रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 होता है, तो 2/2 सिंपल हो जाएगा KT, ये आंसर आ जाएगा। अरे ऐसे निकाला था ना, काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एंड प्रोपोर्शनल कांस्टेंट इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। फिर आप जानते हैं कि बोल्ट्जमैन कांस्टेंट को R/Na लिख सकते हैं, ये सारी कहानी है। क्या लिख सकते हैं? R/Na लिख सकते हैं। समझ आए कि नहीं है? KT कैंसिल हो जाए। नेक्स्ट देखिए, टेम्परेचर ऑफ द आइडियल गैस इज इंक्रीजेस फ्रॉम
27 डिग्री सेल्सियस तो इतना, देन आरएमएस स्पीड। अभी आरएमएस स्पीड के बारे में चर्चा करते हैं, 1 मिनट रुक जाइए। चलिए आरएमएस स्पीड के बारे में चर्चा करते हैं, आरएमएस स्पीड के बारे में चर्चा करते हैं। तो अभी अभी जो आपने निकाला है यहां पे, ये देखिए P इज इक्वल टू 1/3 NM V² का एवरेज, ये आपने निकाला है। हाँ सर ये हमने निकाला है। अब एक बात बताइए अच्छे से सोच के, ये P बराबर 1/3 N को क्या लिख सकते हैं, ये स्मॉल n जो है उसको हम क्या लिख सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बटा वॉल्यूम इंटू मास m V²। तो n इंटू m में ये टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है। यहां से आप ध्यान से देखिए तो n इंटू m को हम क्या लिख सकते हैं, m क्या है, m मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल का मास स्मॉल है, और n है टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। अरे देख भाई, स्मॉल n जो है ना वो है तेरा टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बटा वॉल्यूम, ये स्मॉल n, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बटा वॉल्यूम कैपिटल n। तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बटा वॉल्यूम ये डेंसिटी हो जाता है, सॉरी नंबर डेंसिटी हो गया। टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल v वॉल्यूम के कंटेनर में है, तो नंबर डेंसिटी क्या होगा, टोटल नंबर बटा टोटल वॉल्यूम। ठीक है, मैं बस ये पूछना चाहता हूं कैपिटल L इंटू m क्या हो जाएगा, एक मॉलिक्यूल का मास स्मॉल m है और टोटल मॉलिक्यूल है n, तो टोटल मास ऑफ द गैस, तो टोटल मास ऑफ द गैस आ गई है, टोटल मास ऑफ द गैस बटा टोटल वॉल्यूम इंटू V²। तो ये क्या आ जाएगा सर, डेंसिटी ऑफ अ गैस, ये रो आ जाएगा। 3 को ऊपर ले जाएंगे तो ये आ गया 3p बाई रो इंटू V², ये आ गया सिंपल, 3 ऊपर रो नीचे, स्क्वायर का एवरेज। अगर मैं दोनों तरफ क्या कर दूं, रूट लगा दूं, ये वाला स्क्वायर उधर नहीं ले जा रहा हूं, दोनों तरफ रूट लगा रहा हूं, तो ध्यान से देखो ये v क्या हो जाएगा। सर पहले तो आपने स्क्वायर किया, हाँ स्क्वायर किया, वेलोसिटी का स्पीड का स्क्वायर किया, फिर उसका एवरेज निकाला, फिर रूट लगा दिया, तो ये आ गया VRMS, इसी को हम कहते हैं रूट अंडर 3p बाई रो, ये आ गया। RMS स्पीड आता है 3p बाई रो, बहुत आसानी से ड्राइव किया, देखो प्रेशर से ही ये ड्राइव होके आता है, तो ये तो तुम्हारा रटा हुआ होना चाहिए, मार रटा है। अब बताओ VRMS कितना आ गया, 3p बाई रो। सर अगर हम ऐसा करें कि इस v को उधर ले जाए, जैसा कि आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा है, अगर इस v को इधर ले जाए तो ये हो जाएगा तुम्हारा PV। PV को क्या लिख सकते हैं, NKBT। PV को क्या लिख सकते हैं, NKBT, NRT, और R को लिख सकते हैं अपन KB/N। तो उससे सॉल्व करके यहां जो VRMS आएगा टेम्परेचर के टर्म्स हो जाएगा रूट अंडर 3 RT बटा कैपिटल M। फिर कैपिटल M इज अ मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर मास, कैपिटल M इज अ मॉलिक्यूलर मास, कैपिटल M क्या आ जाएगा, मॉलिक्यूलर मास। ये आपने पढ़ा हुआ 3 RT बाई कैपिटल M, इसमें कोई खास बात नहीं। और यहां पे एक एटम के मास के टर्म्स अगर मैं लिखना चाहूं, R को मैं क्या लिख सकता हूं बताओ, R तुम जानते हो, R बराबर नथिंग बट KB बोल्ट्जमैन कांस्टेंट बटा एवोगाड्रो नंबर Na। तो R को मैं लिख सकता हूं, नहीं KB बराबर R/Na होता है, सॉरी KB बराबर R/Na, KB को मैं लिख सकता हूं R/Na, तो RA क्या हो जाएगा, तो R हो जाएगा KB इंटू Na, तो ये हो जाएगा 3 KB इंटू Na R बटा M। तो M हो गया तुम्हारा मॉलिक्यूलर वेट, और उसको एवोगाड्रो नंबर से मत डिवाइड कर दोगे, M हो गया तुम्हारा मॉलिक्यूलर वेट। एक एवोगाड्रो नंबर में जितने मोल होते हैं उस सब का नेट मास हो गया, मॉलिक्यूलर वेट हो गया, और उसको Na से डिवाइड कर दोगे तो ये आ जाएगा मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, वन मॉलिक्यूल मतलब स्मॉल m। तो ये जो VRMS तुम्हारा आएगा वो आ जाएगा रूट अंडर 3kT, ठीक आ गया, ये रहा T। अरे
के बी बराबर होता है आर बटा एन ए। के बी बराबर क्या होता है? आर बटा एन ए। ठीक है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा ठीक है, तो KT 3KT बटा स्मॉल एम, ये आ जाएगा 3KT बटा स्मॉल एम, है ना। देखो तो मॉलिक्यूलर वेट बटा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूलर वेट बटा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल आ जाएगा, इज इक्वल टू 3KT बाई स्मॉल एम, और ये हो जाएगा तुम्हारा 3RT बाई कैपिटल एम, और ये हो जाएगा तुम्हारा 3P बाई रो। ये RMS स्पीड के इतने सारे फॉर्मूले आ गए, RMS स्पीड के बेटा इतने सारे फॉर्मूले आ गए। क्या आपको ये बात समझ में आ गया? अब तुमसे कई बार ये पूछेगा कि बताओ आरएमएस स्पीड टेम्परेचर पे किस तरीके से डिपेंड करता है, आरएमएस स्पीड टेम्परेचर पे किस तरीके से डिपेंड करता है, आरएमएस स्पीड प्रेशर पे किस तरीके से डिपेंड करता है। ठीक है ना, तो ध्यान से देखिए, आरएमएस स्पीड VRMS इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ टेम्परेचर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ, सारा केमिस्ट्री वाली फ्लेवर है यहां पे, मुझे फिजिक्स तो इसमें कहीं दिखता ही नहीं, सब केमिस्ट्री वाली बात है। क्योंकि तुम ये देख रहे हो कि आरएमएस स्पीड के फॉर्मूले में, आरएमएस स्पीड के फॉर्मूले में यह 3KT बटा स्मॉल एम या 3RT बटा कैपिटल एम और 3P बाई रो ये आया, ये आया। ध्यान से देखिएगा, मॉलिक्यूलर वेट तो किसी मान लो हाइड्रोजन की बात करें या ऑक्सीजन की बात करें, सिर्फ ऑक्सीजन की बात करें तो उसका मॉलिक्यूलर वेट मास तो कांस्टेंट ही होगा, आर गैस कांस्टेंट होता है, तो रूट अंडर टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट तो कांस्टेंट होगा। ये तो मॉलिक्यूल के नेचर पे डिपेंड करता है, हाइड्रोजन के लिए फिक्स है, ऑक्सीजन के लिए फिक्स है, अलग अलग चीजों के लिए ये फिक्स है, आर तो फिक्स ही है। तो VRMS इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर। अगर मैं VRMS और टेम्परेचर का ग्राफ बनाऊं, VRMS और टेम्परेचर का ग्राफ बनाऊं तो कैसा ग्राफ बनेगा? ये टेम्परेचर एक्सिस पे झुका हुआ बनेगा, थोड़ा सा टेम्परेचर एक्सिस पे थोड़ा सा बेंड बट झुका हुआ बनेगा, और कोई खासी बात नहीं है इसमें। अब मैं प्रेशर पे डिपेंडेंसी देखता हूं, VRMS वर्सेस प्रेशर, तो VRMS वर्सेस प्रेशर का जो ग्राफ बनेगा वो ऐसा बनेगा, पैरेलल टू द प्रेशर एक्सिस, मतलब प्रेशर पे डिपेंड नहीं करेगा फॉर अ गिवन टेम्परेचर, फॉर ए गिवन टेम्परेचर। क्योंकि अगर आप टेम्परेचर को फिक्स, अगर तुम प्रेशर को फिक्स रख के टेम्परेचर चेंज करो, प्रेशर को फिक्स रख के टेम्परेचर चेंज करो तो डिपेंड करेगा, क्योंकि टेम्परेचर इंडिपेंडेंट फॉर्मूले में आ रहा है। यहां पे मॉलिक्यूलर मास और आर कांस्टेंट है, तो VRMS डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रूट ऑफ टेम्परेचर, ये सही है। लेकिन अगर आप टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हो और प्रेशर बढ़ाते हो तो होगा क्या कि VRMS इज इक्वल टू रूट अंडर 3P बाई रो। रो क्या है? रो क्या है? डेंसिटी। अब तुम प्रेशर बढ़ाओगे तो डेंसिटी भी बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ाओगे, कांस्टेंट टेम्परेचर पे प्रेशर बढ़ाओगे तो PV इज इक्वल टू होता है nRT। कांस्टेंट टेम्परेचर है, नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट है, प्रेशर बढ़ा रहे हो तो वॉल्यूम घटेगा, वॉल्यूम घटेगा तो डेंसिटी बढ़ेगा। जिस फ्रैक्शन से प्रेशर बढ़ेगा उसी को प्रेशर बढ़ेगा उसी फ्रैक्शन से डेंसिटी बढ़ेगा, तो ये टर्म हो गया कांस्टेंट। मतलब VRMS कांस्टेंट टेम्परेचर पे प्रेशर पे डिपेंड नहीं करता है। प्रेशर इसके फॉर्मूले में आ रहा है, लेकिन प्रेशर के नीचे डेंसिटी है डेंसिटी में वॉल्यूम आ जाएगा। वैसे भी देखो डेंसिटी क्या क्या लिख सकते हैं, मास अपॉन वॉल्यूम लिख सकते हैं, मास अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम ऊपर चला जाएगा तो वॉल्यूम का मतलब PV, और PV होता है nRT, टेम्परेचर कांस्टेंट मतलब nRT कांस्टेंट, तो PV कांस्टेंट यही होगा ना, m नीचे मास तो कांस्टेंट ही होगा, PV कांस्टेंट टेम्परेचर पे कांस्टेंट होगा। तो RMS स्पीड प्रेशर पे डिपेंड नहीं करता, ये बहुत इंपॉर्टेंट। अब देखिए सवाल कैसे पूछते हैं, टेम्परेचर ऑफ द आइडियल गैस इंक्रीजेस फ्रॉम इतना डिग्री सेल्सियस टू इतना डिग्री सेल्सियस, देन RMS स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल विल बिकम, RMS स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल विल बिकम, तो VRMS प्रोपोर्शनल टू रूट अंडर टेम्परेचर। पहले VRMS है V1 तो टेम्परेचर है तुम्हारा 300, बाद में V2 तो टेम्परेचर है तुम्हारा 927 प्लस 273 1200, तो 300 से 1200 कैंसिल करेगा 4, रूट 4 मतलब 2, तो V1 बटा V2 नीचे आ जाएगा 1/2, तो इधर चला जाएगा 2 टाइम्स ऑफ V1, ट्वाइस हो जाएगा बस। एक्चुअल में
27 और 927 से सॉल्व नहीं करना, तुम्हें ऐसा यूनिट में रखना पड़ेगा। तुम्हें किस में रखना पड़ेगा बेटा? केल्विन में रखना पड़ेगा। अपने को किस में रखना पड़ेगा? केल्विन में। तो केल्विन में रख के हम इसको सॉल्व करेंगे। केल्विन में जब हम पुट करेंगे तो हो जाएगा ऊपर 27 डिग्री सेल्सियस इज 300 केल्विन और ऊपर हो जाएगा 1200 केल्विन। सिंपल सा है, कोई खास बात नहीं इसमें। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस पॉसेस मैक्सिमम आरएमएस वेलोसिटी। कितना आसान सवाल पूछते हैं। तो आरएमएस वेलोसिटी टेम्परेचर चेंज किया नहीं, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास, और मॉलिक्यूलर मास जिसका सबसे कम होगा उसका आरएमएस स्पीड सबसे ज्यादा होगा। हाइड्रोजन से कम मॉलिक्यूलर मास किसका हो सकता है? किसी का भी नहीं। नेक्स्ट देखिए, एवरेज स्पीड ऑफ द गैसियस मॉलिक्यूल इज v एट अ प्रेशर p। एवरेज स्पीड ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल इज p एट अ प्रेशर p इफ बाय कीपिंग टेम्परेचर कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट लिखा है यहां पे, द प्रेशर ऑफ गैस इज डबल्ड देन एवरेज स्पीड विल बी v। प्रेशर डबल करने से डेंसिटी भी डबल हो जाएगा, कांस्टेंट टेम्परेचर। तो प्रेशर पे डिपेंड ही नहीं करता। प्रेशर पे क्या होता है? डिपेंड ही नहीं करता है। एवरेज वेलोसिटी की बात की सर, आप तो आरएमएस बता रहे थे, तो एवरेज वेलोसिटी देखने क्या होता है? एवरेज वेलोसिटी क्या है? सारे वेलोसिटी का सम v1 प्लस v2 प्लस v3 सो ऑन डिवाइडेड बाई n, ये होता है आपका एवरेज वेलोसिटी। जब हम इसको एग्जैक्टली सॉल्व करके निकालते हैं तो ये आता है कुछ रूट अंडर 8 बाई पाई आर टी बाई एम, 8 बाई पाई आर टी बाई एम, 8 बाई पाई आर टी बाई एम। अब ये आरएमएस कम से कम है या ज्यादा है? मतलब आरएमएस स्पीड से एवरेज स्पीड कम है या ज्यादा है? तो ध्यान से कंपैरिजन करोगे अगर तुम, तो ये तुम्हारा वी एवरेज, इसमें 3 से मल्टीप्लाई और 3 से डिवाइड कर दो, तो 3 आर टी बाई एम तुम्हारा हो जाएगा रूट के साथ आरएमएस। तो ये हो जाएगा वी एवरेज इज इक्वल टू रूट अंडर 8/3 पाई इंटू वी एवरेज, वी आरएमएस। हाँ, 3 पाई हो जाएगा तुम्हारा लगभग 9 पॉइंट समथिंग और ऊपर 8 है, तो एग्जैक्टली सॉल्व करोगे तो ये आएगा 0.82 टाइम्स ऑफ वी आरएमएस। मतलब आरएमएस स्पीड का सिर्फ 0.8 टाइम्स एवरेज स्पीड होता है। तो एवरेज स्पीड तुम्हारा आरएमएस से क्या हो गया? कम हो गया। एवरेज स्पीड आरएमएस स्पीड से क्या हो गया? कम हो गया। दूसरा निकालते हैं हम मैक्सिमम प्रोबेबल वेलोसिटी, VMPS, मैक्सिमम प्रोबेबल वेलोसिटी। मैक्सिमम प्रोबेबल वेलोसिटी ये है कि अलग अलग मॉलिक्यूल का वेलोसिटी अलग अलग होगा, और 0 से इंफिनिटी के बीच में कुछ भी होता है। सर इंफिनिटी तो हो ही नहीं सकता, स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा तो किसी की भी स्पीड नहीं होती है। इंफिनिटी कहने का मतलब तुम क्या समझते हो? बहुत बड़ा नंबर, बहुत गलत समझते हो। इंफिनिटी का नंबर मतलब होता है कि मान लो एक मॉलिक्यूल की वेलोसिटी है 1 और दूसरी मॉलिक्यूल की वेलोसिटी है 10⁶ मीटर पर सेकंड, तो इनफाइनाइटली लार्ज हो गया ना 1 के कंपेयर में। तो इन्फिनिटी एक रिलेटिव नंबर है, स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा हो ही नहीं सकता। हम इन्फिनिटली लार्ज रेंज में डिवाइडेड बोलते हैं वेलोसिटी। जब इसका ग्राफ बनाते हैं बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के करस्पॉन्डिंग, या आप केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, फिजिक्स में इसका खास रोल नहीं है, ज्यादा सवाल भी आज तक नहीं पूछा गया। तो ये है तुम्हारा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वेलोसिटी। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वेलोसिटी अलग अलग यूनिट वेलोसिटी के लिए, जैसे 1 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी के लिए, 2 मीटर पर 4 मीटर 10 मीटर 20 मीटर यूनिट वेलोसिटी के लिए जब हम ग्राफ बनाते हैं तो कुछ इस तरह का ग्राफ बनता है। यह है आपका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। इसका जो टोटल एरिया होता है, एरिया सॉरी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल नहीं, वेलोसिटी। एक वेलोसिटी बनाएंगे ना, ये है नंबर पर यूनिट वेलोसिटी, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वेलोसिटी, पर यूनिट वेलोसिटी, और ये है बेटा वेलोसिटी। तो हम देखें तो वेलोसिटी एक्स एक्सिस पे वेलोसिटी यहां पे एकदम 0 है, तो 0 वेलोसिटी का भी एक मॉलिक्यूल मिलेगा, साला एकदम बैठा हुआ रेस्ट में पड़ा हुआ है, उसको दुनिया से दारी से कोई मतलब ही नहीं है। थोड़ा वेलोसिटी रेंज बढ़ाओगे तो इस वेलोसिटी करस्पॉन्डिंग कुछ इतने मॉलिक्यूल मिलेंगे, इस वेलोसिटी करस्पॉन्डिंग कुछ इतने मॉलिक्यूल मिलेंगे, इस वेलोसिटी करस्पॉन्डिंग कुछ इतने मॉलिक्यूल मिलेंगे। तो आप ध्यान से देखो तो इस वेलोसिटी के करस्पॉन्डिंग सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल मिले, मतलब यहां वाली जो वेलोसिटी होगी उसको कहते हैं मैक्सिमम प्रोबेबल वेलोसिटी। इसके करस्पॉन्डिंग सबसे ज्यादा वेलोसिटी मिला, तो क्या आरएमएस भी स्पीड यही होगा क्या? नहीं, ठीक यहां पे मिला है, लेकिन ग्राफ कुछ इस तरह का होता है, कुछ ऐसा ग्राफ होता है।
तो जहां पीक मिल जाए जरूरी नहीं कि एवरेज वेलोसिटी तुम्हारा वही आ जाए, एवरेज ये आया अलग कुछ अलग आता है। ध्यान से देखोगे तो मैक्सिमम प्रोबेबल वेलोसिटी हम सॉल्व करते जाते हैं √2 RT/m, और RMS होता है रूट मीन स्क्वायर होता है √3 RT/m, और एवरेज होता है √8 RT/π। ये अलग अलग है, तीनों को कंपेयर करो तो सबसे ज्यादा है RMS, उसके बाद है एवरेज, उसके बाद होता है मैक्सिमम प्रोबेबल वेलोसिटी। इधर आता है RMS, ये आपका VRMS और ये आपका V एवरेज और ये मैक्सिमम प्रोबेबल वेलोसिटी। मैक्सिमम प्रोबेबल वेलोसिटी होता है √RT/m। इस ग्राफ का जो एरिया है वो किस चीज को बताता है, तो वो है तुम्हारा नंबर पॉइंट वॉल्यूम, सॉरी वेलोसिटी, और ये आप एक्स एक्सिस पे छोटा सा वेलोसिटी लेके इंटीग्रेट करोगे, नंबर पॉइंट वेलोसिटी इनटू dv। तो इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, ये वेलोसिटी का छोटा लिमिट और बटा वेलोसिटी नंबर पॉइंट वेलोसिटी, तो आ जाएगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। एरिया ऑफ दिस ग्राफ इज नथिंग बट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊं तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल। टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, सबसे पहली बात, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो एरिया सेम रहेगा, एरिया सेम रहेगा, क्योंकि एरिया जो बता रहा है वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को बता रहा है, और टेम्परेचर बढ़ा लो घटा लो कंटेनर में जितने मॉलिक्यूल हो तो रहेंगे, एरिया सेम रहेगा। लेकिन MP, VRMS और V एवरेज सब बढ़ेगा। वेलोसिटी सबकी बढ़ेगी। मैक्सिमम प्रोबेबल वेलोसिटी, पहले यहां पे इस वेलोसिटी को हम मैक्सिमम प्रोबेबल बोल रहे हैं, अब मैक्सिमम प्रोबेबल वेलोसिटी थोड़ी आगे चली जाएगी, तो ऐसा ग्राफ बनेगा, एरिया वही रहेगा। तो ग्राफ कुछ इस तरह का बनेगा, थोड़ा सा नीचे झुक जाएगा, बेंड हो जाएगा। तो सर अब मैक्सिमम प्रोबेबल वेलोसिटी कहीं यहां पे आ जाएगी पीक, एवरेज आगे चला जाएगा, RMS आगे चला जाएगा। तो क्या टेम्परेचर बढ़ाने से मैक्सिमम प्रोबेबल वेलोसिटी के कॉरस्पॉन्डिंग जो नंबर थे वो कम हो गए? हाँ, रैंडमनेस बढ़ गया, वेलोसिटी का रेंज बढ़ गया, देखो यहां तक चला गया। टेम्परेचर बढ़ाओ तो रैंडमनेस बढ़ जाएगा। लेकिन आप एक बात बताओ, टेम्परेचर बढ़ाने से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल थोड़ी ना चेंज होंगे, जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल तो वही रहेंगे। डज नॉट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, डज नॉट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। बहुत आसान चीज है, आप टेम्परेचर चाहे कितना भी बढ़ा ले, इस ग्राफ का एरिया वही रहेगा। तो पहले ये ग्राफ ऊपर उठा हुआ है, कम टेम्परेचर पे मैक्सिमम प्रोबेबल वेलोसिटी के कॉरस्पॉन्डिंग ज्यादा मॉलिक्यूल है। टेम्परेचर बढ़ाओगे ग्राफ नीचे थोड़ा सा झुकता जाएगा। ये मान लीजिए T1 टेम्परेचर बनाया था, ये T2 है, तो आप बोलेंगे T1 लेस देन T2। टेम्परेचर बढ़ाएंगे एरिया वही रहेगा। बहुत इंटरेस्टिंग है बेटा, बहुत इंटरेस्टिंग। नेक्स्ट, द रेशियो ऑफ एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द He गैस मॉलिक्यूल टू O2 गैस मॉलिक्यूल। डी आंसर होगा। सवाल पढ़ो, अगर तुम नहीं कर पा रहे हो तो तुम्हारी बहुत बड़ी बेवकूफियत है, ये कर पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। वन है, मैंने एक ही चीज पढ़ी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी नहीं पूछ रहा, ये एवरेज काइनेटिक एनर्जी नहीं पूछ रहा, ये एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा। बात खत्म। एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी तो इसी तरीके से निकालेंगे, एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा बेटा। अब He मोनोएटॉमिक है, O2 डायटॉमिक है, लेकिन ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम तो दोनों का सेम है। बेवकूफ बनाने वाली बात है। तो if the pressure remains constant, okay, pressure remains constant, Charles law. Find the temperature at which root mean square speed of the gas is half of the initial value at 27 degrees Celsius. Find temperature at which root mean square speed of a gas is half of its value at 27 डिग्री सेल्सियस। 27 डिग्री सेल्सियस का मतलब क्या हुआ? 300 केल्विन। तो 300 केल्विन पे मान लो आरएमएस स्पीड है v, रूट टी के प्रोपोर्शनल होता है। बाद में जो स्पीड है हाफ ऑफ द स्पीड एट दिस, मतलब आधा हो गया रूट टी पे। इसको सॉल्व कर लो, ये तो बोल रहे हैं आरएमएस स्पीड रूट ऑफ टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होता है। अब बेटा ध्यान से देखो, तो v से v कटेगा, 2 ऊपर चला जाएगा, तो 2 रूट अंडर 300 बटा टी, ये हो जाएगा तुम्हारा स्क्वायर, तो 4, तो टी बटा आएगा 300 बटा 4, निकाल लो केल्विन में। 300 बटा 4 को सॉल्व करके -273 सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो ये तुम्हारा डिग्री सेल्सियस में आ जाएगा। नेक्स्ट, द डेंसिटी ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड गैस एट 0 डिग्री सेल्सियस इज,
सॉरी 0 डिग्री सेल्सियस एंड टेम्परेचर ऑफ इतना इज इतना। द डेंसिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस एट 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस मतलब 273 केल्विन, एट प्रेशर 1 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। डेंसिटी दिया हुआ तुम्हारा 1.98 kg पर मीटर क्यूब। देन रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ इट्स मॉलिक्यूल एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड 30 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, तो 0 डिग्री सेल्सियस पे पूछा है, मेरे पास प्रेशर पता है और डेंसिटी पता है, तो डायरेक्टली मैं VRMS कह सकता हूं रूट अंडर 3p/ρ, दैट्स इट। 3 प्रेशर की वैल्यू बोलो 1, मतलब सिंपल 10⁵ लिखना, बटा डेंसिटी बोलो तो 1.98, हो गया सॉल्व। VRMS आ गया 0 डिग्री सेल्सियस पे। अब तुमसे बोला है कि 0 और 30 दोनों पे बताओ, तो VRMS को मान लो तूने V0 कैलकुलेट कर लिया, तो V0 बटा V इज इक्वल टू रूट अंडर टेम्परेचर का प्रोपोर्शन होता है, ये होगा 273 बटा 30 है, तो 30 ऐड कर दो, 273 में 30 ऐड कर दो तो 303 हो जाएगा, ये निकाल लो। V0 तुमने यहां पे निकाला हुआ है, बहुत आसान है, थोड़ा सा यहां पे कैलकुलेशन करना है बस, बहुत इजी है बेटा। फॉर अ मॉलिक्यूल ऑफ एन आइडियल गैस, ओके, फॉर अ मॉलिक्यूल ऑफ एन आइडियल गैस इतना सेंटीमीटर क्यूब, मतलब मॉलिक्यूल, अच्छा नंबर डेंसिटी हो गया ना पर यूनिट वॉल्यूम, 3 इंटू 10⁸ पर सेंटीमीटर क्यूब, मतलब नंबर पर सेंटीमीटर क्यूब दिया है, ऐसा यूनिट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। एंड मीन फ्री पाथ इज इतना, कैलकुलेट द डायमीटर ऑफ द मॉलिक्यूल। ओके 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 ओके, मीन फ्री पाथ इज 10⁻², कैलकुलेट द डायमीटर ऑफ द मॉलिक्यूल। तो मीन फ्री पाथ पे हम पहले डिस्कशन कर लेते थोड़ा सा। मीन फ्री पाथ क्या होता है? मीन फ्री पाथ इंपॉर्टेंट है, शायद आपने ये केमिस्ट्री पे नहीं पढ़ा होगा, फिजिक्स में ही पढ़ना होता है इसको। आपने पढ़ा था कि काइनेटिक इंटरप्रिटेशन में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसकी साइज बहुत छोटी होती है उनके डिस्टेंस के कंपेयर में। मतलब आइडियल गैस में जो हम मॉलिक्यूल लेते हैं उसका एक मॉलिक्यूल का जो वॉल्यूम है वो 0 है, नेग्लिजिबल है उसके बीच में डिस्टेंस के कंपेयर में। तो obvious सी बात है कि दो एटम के बीच में अच्छा खासा डिस्टेंस है। सर बहुत गैस बढ़ा दूंगा तो भी इनके बीच में अच्छा खासा डिस्टेंस होगा। तो दो कोलिजन के बीच में जो एवरेज डिस्टेंस होता है उसको हम मीन फ्री पाथ कहते हैं। एवरेज डिस्टेंस बिटवीन टू कोलिजन, एवरेज डिस्टेंस बिटवीन टू कोलिजन इज कॉल्ड मीन फ्री पाथ। एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द टू कोलिजन इज कॉल्ड मीन फ्री पाथ। अच्छा, तो होता कितना है? तो उसका आपको फॉर्मूला याद रखना है, यही आपको पढ़ना है डायरेक्ट, किताबों में भी एनसीईआरटी में भी यही लिखा हुआ है, इसका कोई डेरिवेशन नहीं है। मीन फ्री पाथ होता है बेटा 1/√2 पाई एन डी स्क्वायर। आई को हम मीन फ्री पाथ से रिप्रेजेंट करते हैं, पाई कांस्टेंट है, एन है बेटा नंबर डेंसिटी, वही टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बटा वॉल्यूम, ये नंबर डेंसिटी, और डी है बेटा डायमीटर, मतलब 2 टाइम्स ऑफ रेडियस, डी स्क्वायर। तो कई बार तुमसे सिर्फ इतना पूछ लेते कि मीन फ्री पाथ उसके रेडियस पे किस तरीके से डिपेंड करता है या उसके डायमीटर पे किस तरह से डिपेंड करता है। 1/डायमीटर का होल स्क्वायर, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डायमीटर है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द रेडियस भी होगा। अरे डायमीटर को 2r रेडियस कह सकते हो ना, प्रोपोर्शनल है तो 2 को इग्नोर करो, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर। लॉजिकली देखिए तो दोनों बात सही है। कैसे? तो नंबर डेंसिटी जितना ज्यादा होगा एवरेज डिस्टेंस अच्छा खासा रहेगा, लेकिन कम तो होता जाएगा ना। जैसे मान लो इसमें 10 ही मॉलिक्यूल है, तो एक यहाँ है, 2 यहाँ है, तीसरा है, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, अब 100 कर दिए, एकदम पास पास आ जाएंगे। तो एवरेज डिस्टेंस क्या होगा? कम हो गया। तो नंबर डेंसिटी जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे एवरेज डिस्टेंस मीन फ्री पाथ उनके बीच में कम होता जाएगा। एवरेज डिस्टेंस बिटवीन टू कोलिजन जल्दी कोलाइड कर जाएंगे। जैसे मान लो घर में 10 लोग हैं, अब बोल दो कि भागो एक आंख बंद करके इधर उधर, तो 2-4 कभी कभी टकराएंगे। अब मान लो 100 लोग हैं, चल ही नहीं पाएंगे, 2 कदम चलेंगे टकरा जाएंगे। तो नंबर बढ़ाने से दो कोलिजन के बीच में डिस्टेंस कम हो जाती है। और एटम अगर बड़ा बड़ा है, मॉलिक्यूल अगर बड़ा बड़ा है, छोटा छोटा है बहुत है, तो एवरेज डिस्टेंस ज्यादा होगा, टकराने की प्रोबेबिलिटी कम होगी, ज्यादा मीन फ्री पाथ चलेगा। अगर साइज ज्यादा है तो जल्दी जल्दी टकराएगा।
ये दो बातें आपको याद रखना। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये जो आपने मीन फ्री पाथ लिखा है, इस टेम्परेचर पे भी ये डिपेंड करता है। सर कैसे करता है? तो देखिए, I इज इक्वल टू 1/√2 पाई, n को क्या लिख सकते हैं? तो नंबर डेंसिटी है, नंबर डेंसिटी है। अब नंबर डेंसिटी को आप लिख सकते हैं टोटल नंबर बटा वॉल्यूम इंटू डायमीटर का होल स्क्वायर। वॉल्यूम को क्या लिखेंगे? सर वॉल्यूम को हम लिख सकते हैं ना, PV इज इक्वल टू NRT से हम वॉल्यूम को लिख सकते हैं V इज इक्वल टू NRT बाई P। इस वॉल्यूम को लिख सकते हैं NRT बाई P। तो NRT डिवाइडेड बाई P, तो P यहां आ जाएगा। तो I इज इक्वल टू बनेगा 1/√2 पाई NP बटा नंबर ऑफ मोल NRT। तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बटा नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ मोल क्या आ जाएगा? एवोगाड्रो नंबर, और ऊपर RT आ जाएगा। तो RT बटा √2 पाई Na इंटू P। तो I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर जैसे से बढ़ेगा मीन फ्री पाथ बढ़ जाएगा। मीन फ्री पाथ क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। टेम्परेचर बढ़ाने से मीन फ्री पाथ बढ़ जाता है, प्रेशर बढ़ाने से मीन फ्री पाथ घट जाएगा। टेम्परेचर बढ़ाओगे ना तो रैंडमनेस ज्यादा हो जाएगा, तो दो कोलिजन के बीच में डिस्टेंस कम हो जाएगी। दो कोलिजन के बीच में डिस्टेंस क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और मीन फ्री पाथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। अगर प्रेशर बढ़ा दो तो बेसी बात है पास पास आ जाएंगे मॉलिक्यूल। अब ये सवाल है, फॉर अ मॉलिक्यूल ऑफ एन आइडियल गैस इतना नंबर डेंसिटी दिया है एंड मीन फ्री पाथ इज 10⁻² सेंटीमीटर। कैलकुलेट द डायमीटर ऑफ द मॉलिक्यूल। तो चलो सेंटीमीटर में निकाल लेंगे, दोनों सेंटीमीटर में दिया हुआ है। तो मीन फ्री पाथ इज इक्वल टू 1/√2 पाई फिक्स वैल्यू है, n इंटू डायमीटर का स्क्वायर। हमने से क्या पूछा है? डायमीटर। तो d इज इक्वल टू d स्क्वायर भी रहने देते हैं अभी, इज इक्वल टू 1/√2 को लिख सकते हैं 1.41 इंटू 3.14। n की वैल्यू दिया हुआ है 3 इंटू 10⁸ और I नीचे आ जाएगा मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ दिया हुआ है आपका 10⁻² सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर में ही डायमीटर निकाल लीजिए, बाकी इन दोनों का यूनिट है नहीं, इसको सेंटीमीटर सेंटीमीटर में आपने रखा है। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, यहां से डायमीटर निकल जाए। थोड़ा सा कैलकुलेशन वाली पार्ट बची, थोड़ा एप्रोक्सीमेशन में सॉल्व कर लेना, कोई खास बात नहीं। एट कांस्टेंट प्रेशर द RMS वेलोसिटी C रिलेटेड टू द डेंसिटी। RMS वेलोसिटी रिलेटेड टू द डेंसिटी, तो ये आ गया आंसर। RMS वेलोसिटी को C बोला है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ डेंसिटी तो होता है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ डेंसिटी ही तो होता है बेटा। कितना आसान है ये बात। नेक्स्ट देखिए, मीन फ्री पाथ ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ डायटोमिक मॉलिक्यूल, तो हमने कर लिया सॉल्व। नेक्स्ट देखिए, RMS स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल of enclosed gas is V. What will be the RMS speed if pressure is double keeping temperature constant? सेम ही रह जाएगा। ये भी मैंने आपको बता दिया है कि प्रेशर पे डिपेंड नहीं करता है ना। नेक्स्ट देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट, सुनिएगा। अ वेसल कंटेनिंग अ नॉन लीनियर ट्राइटोमिक गैस, वेसल कंटेनिंग अ नॉन लीनियर ट्राइटोमिक गैस, if 50% of gas dissociate into individual atom, अगर मोनोएटॉमिक तो होता है, मोनोएटॉमिक टूटेगा थोड़ी ना यार, वो तो सिंगल एटम ही है। डायटोमिक अगर गैस टूटता है, मॉलिक्यूल टूटता है, तो दो मोनोएटॉमिक बनाएगा, दो मोल मोनोएटॉमिक बनाएगा। एक डायटोमिक दो मोनोएटॉमिक बनाता है। अगर ट्राइटोमिक की बात करें, अगर आप ट्राइटोमिक की बात करें, कैसा ट्राइटोमिक? नॉन लीनियर। अब ये डिसोसिएट होगा, इंडिविजुअल में टूट गया, 50% ऑफ गैस डिसोसिएटेड इनटू इंडिविजुअल एटम, तो 3 मोनोएटॉमिक बनाएगा। क्या करेगा बेटा? ये 3 मोनोएटॉमिक बनाएगा। ये है साहब इसकी कहानी, टूट के 3 मोनोएटॉमिक बना देगा। तो आपसे पूछा है द न्यू वैल्यू ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम बाय इग्नोरिंग द वाइब्रेशनल मोड। अब न्यू डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा? पहले तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 था, नॉन लीनियर ट्राइटोमिक का 3 ट्रांसलेशन 3 रोटेशन, क्योंकि नॉन लीनियर ट्राइटोमिक। अब 50% टूट के मोनोएटॉमिक बन गया। तो सुनना आप ध्यान से, मान लो n मोल थे, लेट्स n मोल ट्राइटोमिक था। अब 50% ट्राइटोमिक बचा, मतलब कितना ट्राइटोमिक बचा? आधा बचा, n/2 बचा, और 50% टूट गया।
50% टूट गया, मोनोटॉमिक में टूट गया, तो एक बनाता है 3, तो n/2 ट्राइटॉमिक टूटेगा तो n/2 इंटू 3 टाइम्स ऑफ मोल बन जाएगा। सोच, आसान। एक ट्राइटॉमिक जब टूटता है तो 3 मोनोटॉमिक बनाता है, तो n/2 आधा ट्राइटॉमिक रह गया और आधा ट्राइटॉमिक मोनोटॉमिक में टूटा तो n/3 इंटू 2 मोल हो जाएगा। अगर n मोल पूरा था तो n मोल में से 50% बच गया तो n/2 मोल बच गया। n/2 मोल मोनोटॉमिक में कन्वर्ट हुआ तो 1 मोल 3 में कन्वर्ट होता है तो n/2 इंटू 3 मोल में कन्वर्ट होगा। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम मिक्सचर का जो मैंने आपको निकालना सिखाया था वो सिखाया था सिंपल, n1f1 प्लस n2f2 डिवाइडेड बाई n1 प्लस n2। कितना सिंपल है, एफर्टलेस एकदम। चीजें बहुत सिस्टमैटिक होती है, केमिस्ट्री में भी आपने पढ़ा हुआ है इसलिए आपको थोड़ा सपोर्ट मिलेगा। चीजें बहुत आसान है। द डिग्री ऑफ फ्रीडम बताइए ट्राइटोमिक का कितना होता है, तो पहले नंबर ऑफ मोल n/2 है ना, ट्राइटोमिक के लिए लिखते हैं, और डिग्री ऑफ फ्रीडम इसकी होती है 6 प्लस इसके मोल कितने बचेंगे, तो इसके मोल बचेंगे 3 इंटू n/2, 3 इंटू n/2 एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम इसके हो जाएंगे 3, सिर्फ मोनोटॉमिक बना। इसका नंबर ऑफ मोल n/2 और इसका नंबर ऑफ मोल होगा 3n/2, ये बचेगा। अब इसको सॉल्व करो तो सबसे पहले देखो n कॉमन निकाल के काट दो, n बकवास चीज है। और ध्यान से देखोगे तो ऊपर में 2 LCM ले लो, मत काटो, इस 2 से 3 मत, कुछ भी मत करो, 2 LCM ले लो। 2 LCM लोगे तो बेटा इधर हो गया 9 6 तो 15, 15/2। अरे सिंपल सी बात है, 2 LCM में लिया 6 और 3 3 9, और नीचे 2 LCM में लोगे तो ऊपर आ जाएगा तुम्हारा 3 और 1 4, 2 से 2 कैंसिल होगा, 15/4 इज योर आंसर। 15/4 को अगर आप सॉल्व करें, सॉल्व कर दिया था मैंने वैसे, 15/4 को आप सॉल्व करें 15/4 को सॉल्व करें तो 3 पॉइंट समथिंग आएगा, मतलब 4 से जस्ट कम, 4 से जस्ट कम, ये रहा 3.75। मजा आया कि नहीं आया बताइए, बहुत आसान होते हैं ऐसे सवाल। नेक्स्ट देखिए, सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी ऑफ एन आइडियल गैस, इट्स मॉलिक्यूल आर इनफाइनाइटली स्मॉल, यस। देयर आर नो फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल, यस। वो कोलिजन करते समय फोर्स लगाते हैं लेकिन उनके इंटरेक्शन का फोर्स नहीं होता। इट्स स्ट्रिक्टली ओबे द आइडियल गैस लॉ, यस, ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट। ये आइडियल गैस को फॉलो करता है, आइडियल गैस ही तो आइडियल गैस लॉ को फॉलो करेगा, रियल गैस थोड़ी ना फॉलो करेगा। ये बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ कौन फॉलो करता है, आइडियल गैस। आइडियल गैस के लिए तो हम लिखते हैं पीवी इज इक्वल टू nRT, रियल गैस के लिए नहीं लिख सकते। हाँ, हाई टेम्परेचर पे एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर, at high temperature and low pressure, real gas behave as ideal gas, behave as ideal gas, real gas behave as an ideal gas at छोटे छोटे सवाल इसमें आते हैं। वेरी लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, यस, वेरी लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, बहुत आसान है। अच्छा, इस पे ना बॉयल्स लॉ का ग्राफ जब बनाते हैं, कंफ्यूज मत होना, पीवी ग्राफ जब बनाते हैं तो आइडियल गैस के लिए तो हमने ऐसा बनाया था पीवी ग्राफ, रियल गैस के लिए कैसा बनता है, ये आइडियल गैस के लिए, रियल गैस के लिए क्या बनता है, तो रियल गैस के लिए हम डॉटेड लाइन बना के आपको दिखाते हैं। ये थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड होता है, ऊपर होता है, ऊपर होता है। और अगर आप और लो टेम्परेचर पे बनाएं तो टेम्परेचर लो करते हो तो ग्राफ नीचे बेंड होता है, आपको ये बात पता है अच्छे से, तो ग्राफ यहां बेंड होगा। अब इसमें बनाएंगे रियल गैस के लिए तो ये थोड़ा सा दूर बनेगा, ये थोड़ा सा दूर बनेगा, इन दोनों में गैप ज्यादा होगा। अब सबसे बड़ा सवाल है क्यों होगा गैप ज्यादा, गैप ज्यादा अगर होगा तो क्यों होगा। जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो आइडियल और रियल गैस का बिहेवियर सेम होने लगता है, कम टेम्परेचर पे आइडियल और रियल गैस का बिहेवियर अलग होता है। ये जो डॉटेड लाइन है ना आपका, वो रियल गैस के लिए है, सॉलिड लाइन मैंने आइडियल के लिए बनाया है। तो कम टेम्परेचर पे ग्राफ पीवी आइसोथर्म नीचे जाता है, क्योंकि कम टेम्परेचर पे होना है। कम टेम्परेचर पे दोनों पे गैप ज्यादा होगा और हाई टेम्परेचर पे दोनों पे गैप कम होगा, बहुत इजी है ना।
फील आया इस बात का? नेक्स्ट देखिए, a gas at a pressure P naught is contained in a vessel if mass of all the molecules are halved and their velocity is doubled. अच्छा, तो P is equal to 1/3 n m v स्क्वायर का एवरेज। अब क्या कह रहा, mass of all the molecules are halved, mass of all the molecule are half, mass half, and their velocity doubled, velocity doubled, इसको डबल, तो 4 2 का उसका 4/2, तो 2 टाइम्स ऑफ पी नॉट आ जाएगा, डबल हो गया। सिंपल सी बात है, इनिशियल से मास आधा किया, वेलोसिटी डबल किया तो डबल हो जाएगा। इफ ई इज द एनर्जी डेंसिटी इन एन आइडियल गैस देन प्रेशर ऑफ द आइडियल गैस, देखो निकाला था ना ये, पीवी इज इक्वल टू 2/3। सर आपको कैसे याद रहेगा ये 3/2 है या 2/3? तो प्रेशर के सामने नीचे होता है 1/3, क्योंकि आपने प्रेशर को लिखा था 1/3, उसी से तो ड्राइव किया इसको, ये रिलेशन। अब एनर्जी डेंसिटी की बात की है तो V को नीचे ले, एनर्जी बटा वॉल्यूम हो जाएगा तुम्हारा एनर्जी डेंसिटी, तो P इज इक्वल टू हो जाएगा 2/3 इंटू एनर्जी डेंसिटी, 2/3 ऑफ एनर्जी डेंसिटी, ये आंसर आ जाएगा। फॉर्मूला याद, कंसेप्ट समझिए, फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा 3-4, आपको सवाल सारे हो जाएंगे। बहुत बढ़िया सवाल है, ध्यान से देखिएगा। A sample of gas in a box at pressure P naught. A sample of gas in a box at pressure P naught and temperature T naught. If number of molecule is doubled and total kinetic energy of gas is kept constant. Total kinetic energy kept constant. Then final temperature and pressure will be. तो फाइनल प्रेशर उतना ही रहेगा और टेम्परेचर चेंज होगा। 2P naught ये गलत है, टेम्परेचर चेंज होगा तो ये भी गलत है, ये आंसर आएगा डी। कैसे मैं बताऊंगा, चिंता मत करिए, वो मैं बताऊंगा। देखो काइनेटिक एनर्जी अभी अभी तूने लिखा था 2/3 ना 3/2 पीवी, ठीक है। सैंपल ऑफ गैस इन अ बॉक्स, वॉल्यूम कांस्टेंट है, बॉक्स की बात, इन अ बॉक्स, इन अ कंटेनर फिक्स्ड, तो वॉल्यूम कांस्टेंट है, एंड काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है तो प्रेशर भी कांस्टेंट रहेगा। प्रेशर भी कांस्टेंट है, दैट्स इट। सैंपल ऑफ गैस इन अ बॉक्स एट प्रेशर पीरियड टेम्परेचर टी नॉट, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज डबल्ड, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डबल किया, तो सर टेम्परेचर कैसे चेंज होगा जब प्रेशर वॉल्यूम दोनों कांस्टेंट है? तो पीवी इज इक्वल टू नॉट। टोटल काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट होने से प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, टोटल काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट होने से प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। अब बात यहां पे आती है, ये कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट, आर कांस्टेंट, एनटी बराबर कांस्टेंट, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज डबल्ड, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डबल करोगे तो नंबर ऑफ मोल डबल हो गया तो टेम्परेचर आधा हो जाएगा। कितना आसान है। बॉयल्स लॉ ओबेड बाय रियल गैस, ये 1907 बहुत पहले का पूछा हुआ सवाल है। रियल गैस ऑफ कांस्टेंट मास एंड टेम्परेचर, आइडियल गैस ऑफ कांस्टेंट मास एंड टेम्परेचर, बोथ आइडियल एंड रियल गैस, बोथ आइडियल एंड रियल गैस, ये होगा आंसर। बॉयल्स लॉ, आइडियल गैस ऑफ कांस्टेंट मास एंड टेम्परेचर, कांस्टेंट मास एंड टेम्परेचर, बॉयल्स लॉ ये ना, टेम्परेचर कांस्टेंट, तो आइडियल गैस के लिए होता है, रियल गैस के लिए थोड़ी ना होता है। हाँ, हाई टेम्परेचर की बात करेगा तो ये हो जाएगा। फॉर एन आइडियल गैस fractional change in volume per degree raise in temperature at a constant pressure is equal to per unit raise in temperature, मतलब change in temperature डेल्टा टी है। अच्छा, प्रेशर कांस्टेंट है, कांस्टेंट प्रेशर, तो जब प्रेशर कांस्टेंट होता है तो आप लिख सकते हैं वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, प्रेशर कांस्टेंट पर यूनिट रेज इन टेम्परेचर, तो ये हो जाएगा बेटा फ्रैक्शनल एरर एनालिसिस से डेल्टा वी बाई वी इज इक्वल टू डेल्टा टी बाई टी। ये फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम, आइडियल गैस फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम क्या होता है? चेंज इन वॉल्यूम बटा इनिशियल वॉल्यूम, ये फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर, मतलब डेल्टा टी तुम्हारा 1 हो गया, पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर डेल्टा टी 1 डिग्री सेल्सियस हो गया, तो फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन टेम्परेचर। क्या बकवास सवाल है, तो टेम्परेचर के पावर -1 के प्रोपोर्शनल होगा। सी इज योर करेक्ट आंसर। कूल हो गए, थोड़ा सा आराम से सोच के बताइए, कितना आसान सवाल है। Raise in temperature of the given mass of ideal gas at a constant pressure and temperature 70 degrees to double its volume is constant pressure at temperature, अच्छा प्रेशर कांस्टेंट है, आसान है, प्रेशर कांस्टेंट है, P कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। 300 डिग्री सेल्सियस
वॉल्यूम डबल करना है तो 600 हो जाएगा, 600 केल्विन माइनस 273 तो 327 आ जाएगा ना, नहीं हाँ 327 ही आंसर आएगा। ये 600 डिग्री सेल्सियस है, टिक मत कर देना। 27 डिग्री सेल्सियस को केल्विन बदलेंगे तो 300 केल्विन आएगा। वॉल्यूम डबल करने के लिए टेम्परेचर डबल करोगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो 300 से 600 हो जाएगा, 600 केल्विन आंसर आएगा। डिग्री सेल्सियस है, 600 केल्विन में से 273 घटा दोगे तो 327 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। एवरेज वेलोसिटी ऑफ द गैसियस मॉलिक्यूल इज प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ टेम्परेचर। एवरेज वेलोसिटी ऑफ द गैसियस मॉलिक्यूल इज प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ टेम्परेचर। आरएमएस स्पीड, एवरेज स्पीड में एक न्यूमेरिकल फैक्टर का फर्क है, बाकी वो टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल तो है ही। द आरएमएस स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ enclosed gas is V. What will be the RMS speed if pressure is doubled keeping the temperature constant? ये रिपीट हो गया, आई एम सॉरी, ये रिपीटेड हो गया सवाल, बहुत इजी था। नेक्स्ट देखिए बेटा, EO and EH respectively represent the average kinetic energy of the molecule of oxygen and hydrogen. If the two gases are at the same temperature, okay, which of the following statement is true? Temperature सेम है, एवरेज ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन respectively represent the E naught and EH respectively represent the average kinetic energy of the molecule of oxygen and hydrogen. If the two gases are at the same temperature, which of the following statement is true? Which of the following statement is true? तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी आपसे पूछा है, सेम टेम्परेचर पे है, तो सेम टेम्परेचर पे एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या होगा एक बार निकालिए। ये आपको होमवर्क है, बहुत इजी सवाल है, कोई खास बात नहीं इसमें, बहुत आसानी से आप जवाब दे सकते हैं। नेक्स्ट बढ़िया सवाल है, when 1 mole of a monatomic gas mixed with 1 mole of diatomic gas, then equivalent value of gamma for the mixture is। तो मैंने आपको बोला था कि गामा मिक्सचर निकालने के लिए आप ये नहीं लगा सकते, N1 गामा 1 प्लस N2 गामा 2 बटा N1 प्लस N2 मत लगाना, आप लगाना गामा मिक्सचर इज इक्वल टू 1 प्लस 2 बाई एफ मिक्स। और डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे निकालेंगे, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम यहां से निकाल सकते हैं आप, N1 F1 प्लस N2 F2 डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2। गामा इससे नहीं निकलता है, गलत आता है, आप डिग्री ऑफ फ्रीडम मिक्सचर का इस तरीके से निकाल लेंगे, N1 F1 प्लस N2 F2 डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2, और गामा मिक्स हो जाएगा 1 प्लस 2 बाई डिग्री ऑफ फ्रीडम मिक्स, बस गामा में रिलेशन ही होता है। नीट फेज 2 2016 में एक बढ़िया सवाल पूछा था, अ गिवन ऑफ आइडियल गैस, ये डेंसिटी पे सवाल है, डेंसिटी को हम थोड़ा समझ लेते हैं, डेंसिटी के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी ऑफ गैस, आइडियल गैस इक्वेशन आप लिखते हैं PV इज इक्वल टू nRT। आप मुझे बस इतना बताइए n क्या है, सर n इज नथिंग बट अ नंबर ऑफ मोल। तो नंबर ऑफ मोल को मैं ये कह सकता हूं मास बटा मॉलिक्यूलर मास, टोटल मास बटा मॉलिक्यूलर मास, ये नंबर ऑफ मोल आ जाएगा। एक मोल का मास को मॉलिक्यूलर मास कहते हैं, तो एक मोल का मास m है, टोटल मास कैपिटल M है, टोटल मास स्मॉल m, और एक मोल का मास कैपिटल M, तो नंबर ऑफ मोल आ जाएगा RT इज इक्वल टू PV। अब ध्यान से देखिएगा बेटा, m को आने से v को नीचे लीजिए, तो PM बराबर है mv बट RT, ये हो जाएगा आपका डेंसिटी, तो रो बराबर आ जाएगा PM बाई RT, ये डेंसिटी ऑफ गैस। तो डेंसिटी ऑफ गैस क्या हो जाएगा, इसको याद रखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आप निकाल सकते हैं, आप केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, PM बाई RT, जहां पे m है मॉलिक्यूलर मास, यहां पे m है मॉलिक्यूलर मास, ठीक है बेटा। चलिए देखते हैं इसने क्या पूछा, अ गिवन सैंपल ऑफ एन आइडियल गैस ऑक्युपाइड वॉल्यूम V एट अ प्रेशर P एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर T, मास ऑफ द ईच मॉलिक्यूल ऑफ द गैस इज m, मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल ऑफ द गैस इज स्मॉल m, मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस इज स्मॉल m, which of the following given density of the gas। अच्छा, तो डेंसिटी बराबर आपने निकाला था PM बटा RT ना, PM बटा RT, जहां पे P है मॉलिक्यूलर मास। तो थोड़ा सा रुको ध्यान से, पहली बात R के टर्म्स में आपने पढ़ा, ये R नहीं है K है, हाँ, मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल दिया हुआ है स्मॉल m, एक मॉलिक्यूल का मास स्मॉल m है, एक मॉलिक्यूल का मास क्या है स्मॉल m है, तो यहां से R को आप सॉरी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट को क्या लिख सकते हैं, R बटा Na, R बटा Na। तो एक बात बताइए,
आर बराबर हो जाएगा के बी इंटू एन ए, तो रो बराबर पी एम डिवाइडेड बाई के बी, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट को सिर्फ के से भी लिख सकते हो, के इंटू एन ए इंटू टी, आर को आपने लिख दिया के एन इंटू एन ए। एम क्या है? मॉलिक्यूलर मास, मतलब एक मोल का मास, एक मोल का मास है कैपिटल एम, डिवाइडेड टोटल नंबर ऑफ मोल। मॉलिक्यूलर मास कैपिटल एम, टोटल एक मोल में जितने मॉलिक्यूल्स होंगे वो एवोगाड्रो नंबर के बराबर होते हैं, उन सब का मास एम है। तो टोटल मॉलिक्यूलर मास को एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर देंगे तो एक मॉलिक्यूल का मास आ जाएगा, तो एक मॉलिक्यूल का मास हो जाएगा ऊपर एम, तो पी एम बटा के टी, पी एम बटा के टी, डी इज योर करेक्ट आंसर। कितना आसान है। नीट 2016 का सवाल है। द मॉलिक्यूल ऑफ द गिवन मास ऑफ द गैस हैव आरएमएस वेलोसिटी 200 मीटर पर सेकंड, ठीक है, आरएमएस वी नॉट दिया है 200 मीटर पर सेकंड एट 27 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 300 केल्विन पे, एंड इतना प्रेशर, ठीक है भाई, प्रेशर भी दे दिया। व्हेन द टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑफ द गैस आर रिस्पेक्टिवली इतना एंड इतना, देन आरएमएस वेलोसिटी ऑफ इट्स मॉलिक्यूल इन मीटर पर सेकंड। प्रेशर और टेम्परेचर में डायरेक्ट रिलेशन तो है नहीं आरएमएस स्पीड का, हम प्रेशर का क्या करेंगे, हम टेम्परेचर यूज करते हैं ना डायरेक्ट, हम प्रेशर का करेंगे क्या, हम तो डायरेक्ट आरएमएस स्पीड इस टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, तो V1 इज रूट टेम्परेचर, तो टेम्परेचर 300 है, तो रूट 300, 127 मतलब 400, रूट 400 इंटू वी निकालना है मुझे, तो V इज इक्वल टू वी नॉट 400 आ गया, सॉरी वी नॉट 200 आ गया, अरे वी नॉट की वैल्यू 200, तो रूट अंडर डबल जीरो से डबल जीरो कटेगा, 4/3, ये 4/3 है। अब इसको थोड़ा सॉल्व करोगे तो रूट अंडर 4 बाहर जाएगा तो 2 हो जाएगा, 200 गुना 2 400 बटा रूट 3, आंसर है। प्रेशर टेम्परेचर एक ही साथ कहाँ है फॉर्मूले में, इग्नोर करो उसकी, सर हम प्रेशर से निकाल लेते हैं, तो डेंसिटी थोड़ी ना पता आपको, वॉल्यूम थोड़ी ना पता। री A20 2015, टू वेसल कंटेनिंग टू आइडियल गैस ए एंड बी लिखना था, यहाँ पे 8 लिख दिया, आइडियल गैस ए एंड बी, आइडियल गैस ए एंड बी, ऐसा है, एट द सेम टेम्परेचर, ओके, टेम्परेचर सेम, प्रेशर ऑफ ए इज बीइंग ट्वाइस दैट ऑफ बी, ए का प्रेशर, अगर बी के प्रेशर को मैं पी नॉट मानता हूं, पी मानता हूं, तो ये 2p है, प्रेशर ऑफ ए इज बीइंग ट्वाइस ऑफ बी, अंडर द सच कंडीशन द डेंसिटी ऑफ ए इज फाउंड टू बी 1.5 टाइम्स द डेंसिटी ऑफ ए इज 1.5 of the density of B of the ratio, भांग खा के टाइप किया है क्या, ऑफ बी, बी लिखना है, डेंसिटी 1.5 टाइम्स, द रेशियो ऑफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ए एंड बी, रेशियो ऑफ मॉलिक्यूलर वेट पूछा, तो अभी भी डेंसिटी पे सवाल हमने किया था, वायर 15-16 में एक ही कंसेप्ट पे सवाल पूछ लिया, डेंसिटी हमने क्या निकाला था, एमटी नहीं, एमपी पीएम बटा आरटी निकाला, आप निकाल लीजिए ना खुद, कोई दिक्कत नहीं, पीएम बटा आरटी। अब यहां पे मॉलिक्यूलर वेट पूछा है, टेम्परेचर सेम है, गैस कांस्टेंट सेम होगा, तो मॉलिक्यूलर वेट इज राइटली प्रोपोर्शनल टू रो बटा प्रेशर, रो बटा प्रेशर, तो पहले का हो जाएगा m1 बाई m2 इज इक्वल टू रो1 बाई p1, नीचे आ जाएगा, देखो m2 के सामने रो2 बाई p2, उल्टा कर देंगे, तो इसने बोला है प्रेशर ऑफ ए बीइंग ट्वाइस दैट ऑफ ए, प्रेशर डबल है, ए का प्रेशर क्या है, डबल है बी के कंपेयर में, तो ए का प्रेशर डबल है, प्रेशर नीचे आया तो नीचे आ जाएगा 2 का फैक्टर 1/2, और डेंसिटी आ गया तुम्हारा 1.5 टाइम्स, तो रो1 बाई रो2 ए बटा बी, डेंसिटी हो जाएगा 3/2, तो 3/4 आंसर आ गया तुम्हारा, है ना, देखो ना, नंबर 3 और नीचे 2 × 2 4, तो 3/4 आपका आंसर आ गया। द रेशियो ऑफ द स्पेसिफिक हीट Cp by Cv इज गामा इन टर्म्स ऑफ द डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये 2015 का सवाल मैं पहले करा चुका हूं आपको, गामा और डिग्री ऑफ फ्रीडम के टर्म्स में सवाल, गामा इज इक्वल टू 1 + 2 बाई डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम को इन बोला है, ये आ जाएगा आंसर आपका, ये तो इससे मिक्स में भी अभी सवाल कराया मैंने। द मीन फ्री पाथ, देखिए APMT 2014 सारे सवाल मैंने PYQ करा दिए KTG के। द मीन फ्री पाथ ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ द गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, बोल दिया पहले, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस का r², डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं बोला, प्रोपोर्शनल टू नहीं बोला, इनवर्सली प्रोपोर्शनल किस पे है, तो r² के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मीन फ्री पाथ r² के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है,
थैंक यू सो मच। तो यहां पे सारी चीजें मैंने आपको कवर कर दी है, सारे पीवाईक्यू करा दिए हैं, कुछ पार्ट थर्मोडायनेमिक में करा दिया था, डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड सीपीसीबी वाला, काइनेटिक एनर्जी इंटरप्रिटेशन वाला। यहां पे मैंने आरएमएस, एवरेज प्रेशर, आरएमएस स्पीड, एवरेज स्पीड, मीन फ्री पाथ और मिक्स्ड क्वेश्चन भी आपको करा दिए। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में कुछ छूटा होगा तो मैं देख लूंगा, वो करा दूंगा और आपको एसएचएम हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू।